तो गाइस आज के इस कहानी के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर एक टीचर होता है जिसे एकेडमी के सारे लोग कचड़ा समझते हैं और उसके अंदर एक भी स्टूडेंट नहीं होता कि तभी एक लड़की की नज़र उसके ऊपर पड़े आती है। उसे उसके अंदर कुछ खास बात नज़र आती है। वो डिसाइड कर लेती है कि वो उससे की डिसाइबल बनेगी। ये सुनने के बाद सारे एकेडमी वाले एकदम हैरान हो जाते हैं। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए इसको आपको एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्टेड। तो एपिसोड के स्टार्ट में अपन को एक पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हेमसी बहुत सारी लकड़ियों को काट रहा होता है और एक जगह बैठ कर कह रहा होता है, लगता है कि आज के लिए मैंने बहुत सारी लकड़ियाँ काट दी। और फिर तभी सिस्टम की विंडो ओपन होती है। उसे बताया जाता है कि होस्ट ने 3 मिलियन से भी ज़्यादा लकड़ियाँ काट दी हैं। ये देखकर एमसी कहता है कि आज मैंने बहुत ज़्यादा नहीं काट दिया। सिस्टम उसे कांग्रेस करते और बताते हैं तुम सेट तक पहुँच गए हो। और फिर साथ ही यहाँ पर एमसी अपने बारे में बताना स्टार्ट करता है। ओरिजिनली मैं तो अर्थ से हूँ और वहाँ पर मैं एक टैलेंटेड शो का स्टार हुआ करता था, लेकिन फिर मैंने एक एजेंसी की बात मानने से इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद मेरा करियर पूरा तबाह हो गया और फिर मैं डिप्रेशन में चला गया। और फिर उसके बाद मैं इस दुनिया के किसी एकेडमी में रिकार्नेट हो गया एक टीचर के तौर पर। यहाँ पर रिकार्नेट होने के बाद मेरे को एक सिस्टम मिला था और मेरे को लग रहा था कि मैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट शो करूँगा और एक अलग ही ज़िंदगी जीऊँगा। लेकिन कौन जानता था कि ये सिस्टम इतना बेकार निकलेगा। मेरे को जो सिस्टम मिला है वो तो फायरवुड शॉपिंग सिस्टम है जो कि बस मेरे से लकड़ियाँ कटवाता रहता है। यूजलेस है एकदम। मैं ऑलरेडी लकड़ियाँ काट काट कर सेट बन गया हूँ, लेकिन लाइट स्टेट तक पहुँचना और उसमें ब्रेक थ्रू करना अभी भी उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। कि तभी यहाँ पर कोई बंदा आ जाता है और उसको ग्रैंड मास्टर बे करके आवाज़ देता है और उसकी लकड़ियों के ढेर के ऊपर खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है, हेड मास्टर ने मुझसे कहा है कि मैं तुमको इन्फॉर्म कर दूँ कि वहाँ माउंटेन पर एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। तुम जाओ और अपने लिए कोई सा डिसाइबल चूज़ कर लो। और साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है। वैसे इसके कल्टिवेशन को देख कर ही लगता है कि इसको तो कोई डिसाइबल ही नहीं मिलेगा और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बे खुद भी कहता है, मेरे लेवल को देखते हुए मुझे तो नहीं लगता कि मेरे को कोई डिसाइबल मिलने वाला है, फिर भी चलो चलकर देख ही लेते हैं। और वो उस तरफ निकल पड़ता है। और फिर इसके बाद अपन को उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये डिसाइबल को सिलेक्ट करने वाला इवेंट चल रहा है। और यहाँ पर एक जोर्डमैन ज़ियांग आया हुआ रहता है जिसके लोग तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि तुम तो आसानी से 500 डिसाइबल के अंदर पहुँच जाओगे। उस जोर्डमैन को देखकर लोग कह रहे होते हैं, अरे तुमको तो 500 डिसाइबल्स इजीली मिल जाएंगे, मेरे को तो तुमसे बाकी में जलन हो रही है। और फिर तभी इन लोगों की नज़र बे की जगह पर पड़ती है जहाँ पर बे तो नहीं आया हुआ रहता, बस उसने अपना पुतला खड़ा करके रखा हुआ रहता है। तो उसको देखकर वो लोग बातें मानना शुरू कर देते हैं, वो तो एक नंबर का कचड़ा है, उसे तो अकेडमी में रहनी नहीं चाहिए, उसको कौन ही स्टूडेंट लेगा अपने मास्टर के तौर पर। और फिर साथ ही वो जोड़ वाला ग्रैंड मास्टर से चलाते हुए कहने लगता है, हम बे अब तो वाकई में आउट ऑफ द लाइन हो चुका है, 10 साल हो चुके हैं और उसके पास एक भी डिसाइपल नहीं है अभी तक, कोई भी उसे अपने मास्टर के तौर पर नहीं लेना चाहता। तो जैसे को टीचर बनाना एकदम बेकार है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसे टीचर की पोजीशन से बर्खास्त कर दें और इस माउंटेन से भी मूव कर दें। तभी जो मेन हेड मास्टर रहता है वो कहता है, भूलो मत, जूनियर ब्रदर बे ने अपनी सारी कल्टिवेशन खो दी थी और उसने अपने 10 साल बिताए हैं लाइट स्टेज को रिवॉल्व करने में और उसने हमारी एकेडमी को मुसीबत के टाइम पर प्रोटेक्ट भी करा था। तभी एक बंदा हाथ जोड़ते हुए कहता है, हम लोग को ग्रैंड मास्टर बे के उस योगदान को कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन अभी उनके करंट हालत को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें टीचर के पोजीशन के तौर पर अब और ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, वो टीचर की पोजीशन के तौर पर सुटेबल नहीं है। तभी कोई दूसरा बंदा कहता है, इसके बारे में क्या ख्याल है, आप लोग उसको टीचर की पोजीशन से तो डिसमिस कर देंगे लेकिन उसको यहाँ पर रहने देंगे। यह सुनते से वो दूसरा बंदा खुश हो जाता है और कह रहा होता है, जूनियर ब्रदर तुमने तो एकदम सही बात कही। कि तभी यहाँ पर बे आ जाता है और कह रहा होता है, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बारे में इतना सोच विचार करने के लिए, मैं तो वाकई में टचड हो गया। ग्रैंड मास्टर बे, आपके पास काफ़ी अच्छा स्पिरिट है, लेकिन आप तो बस एक सांप पकड़ने से घायल हो गए, क्या ये बहुत ज़्यादा अपमानजनक नहीं है। बे कहता है, अरे इस जानवर के पास थोड़ी कल्टिवेशन थी और मैं लगभग मरते ही मरते बचा। लोग बाग बातें करना शुरू कर देते हैं। हालांकि इंस्ट्रक्शन बे का कल्टिवेशन लेवल काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन लगता है कि वो एक नंबर के बहानेबाज है। ज़रा देखो तो वो स्नैक तो नॉर्मली लग रहा है, लेकिन उनका कहना है कि उसके पास जो किसी तरह की कल्टिवेशन थी, क्या बहाना है। लेकिन उन सारी भीड़ के बीच में एक लड़की होती है जिसकी नज़र बे के ऊपर रहती है और उसे बे से कुछ तो सेंस हो रहा होता है स्पेशल टाइप का। तभी वो चोट वाला बंदा अपने पास से एक पिल निकालते हुए कहता है, अरे ग्रैंड मास्टर को तो चोट लग गई है, उनको हील करने की ज़रूरत है, ये लो पिल, लेकिन ये पिल मैं तुमको तभी दूंगा जब तुमको यहाँ से आज कोई सा डिसाइपल मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम आज एक भी डिसाइपल नहीं पा पाए तो तुमको अपनी पोजीशन से रिजाइन करना होगा। बे उसको इग्नोर करके आगे बढ़ते हुए कहता है, इस तरह के गेम खेलने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा लेजी हूँ और वैसे भी मेरे को इस साल भी कोई डिसाइपल नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैं पहले ही वापस चला जाता हूँ। तभी वो जोड़ वाला बंदा पीछे से चलाते हुए कहता है, तुम नहीं जा सकते। और हेड मास्टर से कहने लगता है, देखिए ये किस तरह से लेजी बन रहे हैं और साथ ही इनकी कल्टिवेशन भी लो है, ये जैसा पर्सन तो टीचर के खिलाने के लायक ही नहीं है, इसे प्लीज़ अभी डिसमिस कर दीजिए। उसके बाद सुनकर यहाँ पर खड़े कुछ बंदे लोग कहने लगते हैं, हाँ वैसे ये लड़का सही कह रहा है, जूनियर ब्रदर बे अब वाकई में टीचर बनने के
लायक नहीं बचे हैं। हेडमास्टर पूछता है जूनियर ब्रदर बेई तुम्हारा इसके बारे में क्या विचार है। वो कह रहा होता है ये इतना बुरा भी नहीं है, वैसे भी मेरे पास करने के लिए कुछ होता भी नहीं है। यहाँ पर सभी लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि एक बार जब ये चला जाएगा तो किंगवाल पिक मेरी हो जाएगी। दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर कहता है ऑल राइट ठीक है मैं अनाउंस करता हूँ। बेई लू चैन जो कि रूइन सिल डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्टर है इस अकेडमी में और उसको 10 साल से कोई भी डिसाइपल नहीं मिला है और साथ ही उसकी कल्टिवेशन भी लो है और इसके अलावा वो टीचर बनने के लिए सुटेबल भी नहीं रहा है। इसलिए आज से कि तभी एक लड़की बोल पड़ती है जाओ रुको। सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। वो लड़की बोलती है मैं इंस्ट्रक्टर बे के अंडर पढ़ना चाहूँगी, मुझे रूनिक सिल आर्ट सीखना है। दिखाया जाता है ये सुनते से यहाँ पर मौजूद सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और उसे बोलने लगते हैं अरे वो तो एक नंबर का कचड़ा है मिस, आखिर तुम सोच क्या रही हो मिस, क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या बातें चल रही हैं। बे लूशन एक नंबर का कचड़ा है, उसके पास बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं है दूसरों को सिखाने के लिए और उसका स्टूडेंट होना वाकई में एक पागल बनने वाली बात है। और फिर बीच में वो दौड़ वाला बंदा भी आ जाता है और उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो लड़की सीधे जाकर बे का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है मैंने अपना फैसला कर लिया है इंस्ट्रक्टर बे प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। बे कहता है लेकिन अब तो मैं यहाँ से रिजाइन होने वाला हूँ। वो लड़की उसके सामने रिक्वेस्ट करना शुरू कर देती है, बोलती है प्लीज मेरे को एक्सेप्ट कर लो इंस्ट्रक्टर बे। और ये देखकर उस जोड़ वाले की गंदी चल रही होती है। वो कह रहा होता है डैम इट, आखिर कोई जोड़ आर्ट डिपार्टमेंट को छोड़कर रूइन सिल जैसा कचड़ा चीज क्यों सीखना चाहेगा, जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ये बे और लड़के जरूर आपस में मिले हुए हैं, दोनों का आपस में जरूर कोई रिलेशनशिप होगा और यहाँ पर ये लोग जोड़ आर्ट डिपार्टमेंट में ऊंची पोजीशन पाने के लिए ये सब एक्टिंग कर रहे हैं। और जब ऐसा हो जाएगा तो ये जोड़ डिपार्टमेंट तो बे के अंडर चला जाएगा और फिर वो जो चाहे वो करता रहेगा। और फिर साथ ही वो उसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है बे लूचन तुम कितने ज़्यादा षड्यंत्रकारी हो, अच्छा है कि मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। हेड मास्टर अब जबकि इस लड़की को जोड़ आर्ट सीखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है इसलिए उसको इंस्ट्रक्टर बे का डिसाइपल ही बनने दीजिए। ये सुनते से वो लड़की तो खुश हो जाती है लेकिन बे को ज़्यादा खुश नजर नहीं आता। वो कह रहा होता है आगे तुमने मेरे को अपने टीचर के तौर पर क्यों चूज़ करा, क्या तुम देख नहीं सकते मैं तो रिवॉल्विंग लाइट स्टेज का बस एक कचड़ा हूँ। वो कहती है इट्स बिकॉज और साथ ही वो मनी मन बोल रही होती है मैं एक इमॉर्टल की रिकार्नेशन हूँ। पिछली लाइफ में मुझे अपनी मेमोरीज के साथ ही पुनर्जन्म लेना पड़ा क्योंकि मेरी कल्टिवेशन सक्सेसफुल नहीं थी। पहले तो मैं अपने टैलेंट और प्रेफरेंस के हिसाब से जोड़ अपार्टमेंट को चुनना चाहती थी लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि लास्ट मिनट में मेरे को एक ऐसा जीनियस मास्टर मिल जाएगा। मेरी इमॉर्टल आइज बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकती। ये सांप एक ड्रैगन बनने वाला था और ह्यूमंस के हिसाब से इसका कल्टिवेशन लेवल सुप्रीम मास्टर तक का हो सकता था। यहाँ तक कि पिछली लाइफ में जब मैं एक मॉडल हुआ करती थी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं कैसे सांप को डिस्टर्ब करूँ जो कि एक ड्रैगन बनने वाला हो, ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। और वैसे मैं भी ये सोचकर काफ़ी हैरान हूँ जो बंदा लाइट स्टेज में है वो एक ड्रैगन के ऊपर कैसे जीत हासिल कर सकता है। तब यहाँ पर जो ग्रैंड मास्टर रहता है वो हल्का सा खांसता है, उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है अब जबकि इंस्ट्रक्टर जियान इसके अगेंस्ट नहीं है तो फिर मैं अनाउंस करता हूँ। तभी बे कहने लगता है ज़रा एक मिनट रुको मेरे को कुछ कहना है, क्या इसको वाकई में जोड़ आर्ट से मेरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ग्रैंड मास्टर थम्स अप करते हुए कहता है हाँ, क्या ये अच्छा नहीं है। और वो चिल्लाते हुए कहता है अच्छा बकवास। और फिर इसी के साथ इन लोगों का ये इवेंट यहीं पर एंड हो जाता है, सभी लोग जाने लगते हैं। तभी जियांग बे के बगल से गुजरते हुए उसको बधाई देता है एक डिसाइपल के मिलने की खुशी में और आगे की तरफ बढ़े आता है हंसते हुए। ये देखकर बे सोच रहा होता है ज़रूर इस बंदे के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। तभी वो उस लड़की से पूछता है अरे हाँ मेरे को तो तुम्हारा नाम तक भी नहीं पता, मैं तुम्हें क्या कह के बुलाऊं। वो अपना नाम सू लियू बताती है। बे सोच रहा होता है अगर मेरे को पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं तो यहाँ पर आता ही नहीं, मैंने खामा खा बिना किसी रीज़न के खुद को मुसीबत में डाल दिया है, मैं इन सबसे थक चुका हूँ यार। और फिर साथ ही वो कहता है सू लियू काफ़ी अच्छा नाम है। वो कहती है आपका शुक्रिया मास्टर, इस बारे में भूल जाओ, मैंने उसको पहले ही अपने डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। और जैसा कि कहा जाता है मास्टर डिसाइपल को अंदर ले जाता है लेकिन कल्टिवेशन सिर्फ डिसाइपल के ऊपर ही डिपेंड करती है, इसके बाद क्या होगा ये सब बस उसके ऊपर ही डिपेंड है। और फिर दिखाया जाता है बेयसू को अपने साथ अपनी पीक में लेकर आ जाता है। आसपास की लकड़ियों का ढेर देखकर वो सोच रही होती है अगर बेई इतना बड़ा आदमी हो तो उसको इस तरह से बुली क्यों किया जाता है और वैसे उसके पास तो काफ़ी पावर है तो वो इस अकेडमी को रोन क्यों नहीं देता, इस तरह से क्यों रहता है यहाँ पर। वो ये सब सोच रही होती है कि तभी यहाँ पर जो बेई है वो उसको आवाज़ दे के बुलाता है और कह रहा होता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। पहला, यहाँ पर लेसन्स का कोई भी प्लान नहीं है, हमारा रूनिक सिल डिपार्टमेंट सब कुछ तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में है। और दूसरी बात है तुम अपनी मर्जी के हिसाब से आ जा सकती हो, तुमको हर बार मेरे को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कहाँ जा रही हो और क्या कर रही हो। और तीसरी चीज़ जैसा कि तुम देख ही सकती हो हमारे पास कल्टिवेशन के रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट की वैसे ही कमी पड़ी रहती है, लेकिन चिंता मत करो तुम्हारे टीचर के तौर पर मैं तुमको इतनी बुरी तरह से भी ट्रीट नहीं करूँगा। मेरे पास वो रिसोर्सेज तो हैं जिनकी तुम्हें न ज़रूरत है। और वो अपने पास से तो किताब निकाल लेता है। और यहाँ तक चौथी चीज़ का सवाल है, मेरे को नहीं लगता कि इसको फिगर आउट करने की ज़रूरत है, क्या तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है। वो कहती है नो मास्टर
मास्टर मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना। ये सुनते से वो कहता है बहुत अच्छा, और उसकी तरफ किताब फेंक देता है और वो बताता है पहले जो किताब है वो एक टेक्स्ट बुक है जिसके अंदर रूनिक स्किल्स के बारे में लिखा हुआ है, और जो दूसरी बुक है वो एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज बुक है, और उसके अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको आराम से फॉलो करना है। ज़्यादा लालची होने की जरूरत नहीं है, मूव को अच्छे से प्रैक्टिस करना, और मैं टाइम टू टाइम तुम्हारी प्रोग्रेस को चेक करता रहूंगा, इसलिए बिल्कुल भी लेजी मत होना। वो कहती है ठीक है मास्टर, मैं याद रखूंगी। बेई उसको इशारा करते हुए कहता है ऑलराइट। वो रहा डिसाइपल्स का क्वार्टर, सारे रूम खाली हैं, इसलिए तुम्हें जहाँ पर भी रहना है वहाँ पर रह सकती हो। दिखाया जाता है उस क्वार्टर की हालत देखकर सू सोच में पड़ आती है, क्या डिपार्टमेंट चेंज करने में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, चलो जाने दो, मेरे को बस साहस करके अंदर जाने की ज़रूरत है। और फिर वो उस डिपार्टमेंट के अंदर चली जाती है, क्वार्टर के अंदर चली जाती है, और जो बेई रहता है ना वो उस सांप को काट के पकाना शुरू कर देता है डंडी पे बांध के, और फायर जला देता है और उसको रोस्ट करना शुरू कर देता है। दिखाया जाता है उसकी स्मेल सू के नाक तक भी पहुंच जाती है। वो कह रही होती है ये कितनी ज़्यादा अच्छी स्मेल है, और फिर साथ ही वो विंडो को खोलते हैं, बहुत ज़्यादा धूल होती है तो वो खांसना शुरू कर देती है, और फिर तभी उसकी नज़र पड़ती है जो बेई रहता है उसने रोस्ट कर दिया होता है उस सांप को। ये देखकर वो काफ़ी चौंक जाती है, कह रही होता है इसने तो ड्रैगन को रोस्ट कर दिया। ड्रैगन भी मॉडल्स बींग्स होते हैं, अगर तुम उन्हें ऑप्टेंट कर लेते हो तो तुमको उनको पेट्रियार्च को ऑफर करना चाहिए, पर वो देखती है वो तो उसको रोस्ट करके खा रहा होता है, और वो सोच रही होती है कि इसको वाकई में रोस्ट करके इस तरह से खाया जा सकता है, और उसके मुंह से बिलाल टपकना शुरू हो जाती है, और साथ ही वो अपने क्वार्टर से बाहर आ जाती है और सोच रही होती है मेरी 1000 सालों के कल्टीवेशन के दौरान मैंने कभी भी ड्रैगन के मीट को टेस्ट नहीं करा, पता नहीं कैसा टेस्ट होता होगा। और फिर साथ ही वो उसके पास पहुंच जाती है और कह रही होती है मास्टर मेरे को भी थोड़ी भूख लग रही है, क्या मेरे को भी कुछ खाने के लिए मिल सकता है। बेई उसको फटाक से मना कर देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाती है और सोच रही होती है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी जैसे एक डिग्निफाइड इमोर्टल को कोई बंदा मीट के एक छोटे से टुकड़े के लिए मना कर देगा। अगर मेरे पिछले लाइफ के लोगों ने ये सब सुन लिया होता तो वो तो हंस हंस के मर ही जाते, वो मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते और ज़ोर ज़ोर से हंसते, और फिर साथ ही वो उसकी तरफ रोंदी से शक्ल बनाते हुए देखना शुरू कर देती है। वे कह रहा होता है मैं इस तरह से मत देखो, नो मतलब नो। सू कहती है ठीक है फिर नहीं देना चाहते तो मत दो, मास्टर आप बहुत ही ज़्यादा कंजूस हो। यह सुनते से ही बे एक लंबा सांस लेता है और कह रहा होता है रुको, और वो मुड़ते हुए कहती है क्या मैं अब थोड़ा खा सकती हूँ। दिखाया जाता है वो उस मीट के टुकड़े से बिल्कुल छोटा सा हिस्सा निकाल के उसकी तरफ देता है और कह रहा होता है लो इसको चाट लो। ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है और उससे वो ले लेती है। भाई उसे कहता है डिसाइपल्स को अपने मास्टर को कंजूस नहीं बुलाना चाहिए, एक बार तुम इसे लिख कर लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं तुमसे ऐसा क्यों बोल रहा था। सू बोल रही होती है अब जबकि ये इस तरह से बोल रहा है तो शायद मुझे इसको लिख करके ही देखना चाहिए, और फिर वो अपनी जीभ निकाल के उसे लिख करना शुरू कर देती है, और फिर जैसे वो उसे लिख करती है उसे एहसास होता है कि उसकी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा फ्लो चालू हो चुका है, और वो बिल्कुल भी झेल नहीं पाते उसको, और कह रही होती है मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मीट के एक छोटे से टुकड़े के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी कंटेंट होगी, ये उतनी एनर्जी के बराबर है जो लगभग 1 साल तक कल्टीवेशन करने के बाद मिलती है, और मेरे करंट लेवल के हिसाब से मैं इतनी ज़्यादा ड्रैगन मीट के एनर्जी को कंटेंट नहीं कर सकती अपनी बॉडी के अंदर, मैं डायरेक्टली एक्सप्लोड हो जाऊंगी अगर इसे सीधा खाया तो। सो उसे कहती है मास्टर आपके दरिया दिली के लिए धन्यवाद। और बे उसे कह रहा होता है एक दिन में एक बार लिख करना काफ़ी है, ज़्यादा लालची मत होना। वो कहती है ठीक है मैं याद रखूँगी मास्टर। और फिर इसके बाद हमें रात में कुछ लोगों का सीन दिखाया जाता है जो कि उस दरवाजे से बे की रिबेल के अंदर एंटर कर जाते हैं और बोल रहे होते हैं इंस्ट्रक्टर बे जिस घोड़े को पालते हैं ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। पिछली बार जब कुछ क्लैन के लोगों ने उस घोड़े को चुराने की कोशिश की थी तो उन्हें बहुत बुरी तरह से पीट दिया गया था। दिखाया जाता है वो दीवार नान के अंदर आ जाते हैं और एक बंदा कह रहा होता है कि अपन दोनों इस काम के लिए काफ़ी होंगे। वो दूसरा बंदा कहता है चिंता मत करो, इस बार मैंने काफ़ी अच्छे से तैयारी करी है, और वो अपने पास से एक छोटी सी बोतल निकालता है और वो बता रहा होता है कि उसके किसी सीनियर ब्रदर ने हाल ही में बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इस दवाई को बनाया है। ग्रेड 5 के नीचे भी, ग्रेड 5 के नीचे के जिससे भी मॉइस्चर होंगे ना वो तो बस इसके एक ही झटके के साथ तुरंत ही बेहोश हो जाएंगे। और वो बंदा कहता है लेकिन तभी वो कह रहा होता है शांत हो जा, कोई यहीं पर आ रहा है, और ये बेई होता है जो कि चलते हुए जाता है और अपने घोड़े को घास डाल देता है, और वो बोल रहा होता है मुझे याद है जब मैं तुमको यहाँ पर लाया था तो तुम एक गधे की तरह छोटे और पतले थे, लेकिन अब जरा देखो तुम्हारा लुक कितना शानदार हो चुका है। वो घोड़ा भी उसे चिपकने लगता है। बेई कह रहा होता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, नजर रखना है यहाँ पर, और वो अंदर के साइड चल देता है और जाकर वो बत्ती भी बुझा देता है। वो बंदा कहता है ऑल राइट वो जा चुका है तो चलो काम शुरू करते हैं, और वो घोड़े के पास आ जाते हैं और कह रहे होते हैं ये घोड़ा तो हमारे बेस्ट टाइमिंग डिपार्टमेंट में
वापस आना चाहिए। और फिर इसके बाद हमें कुछ मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। यू अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई किताब पढ़ रही होती है कि तभी उसे सेंस हो जाता है। वो कह रही होती है आखिर घुसपैठियों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर घुसने की। और फिर साथ ही वो दरवाजे के पास आकर बाहर आ जाती है और कह रही होती है लगता है कि मुझे उन्हें एक सबक सिखाना ही होगा। जबकि वो जाकर घोड़े के खाने में कुछ दवाई मिला देते हैं और कह रहे होते हैं लिटिल हॉर्स तुम्हारे डैडी ने इसमें कुछ मेडिसिन मिलाई है, जल्दी से खा लो। तभी यहाँ पर सू आ जाती है और आवाज़ देते हुए कहती है यू लिटिल चोरो, आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है यहाँ पर आने की, किसने भेजा है तुम लोगों को यहाँ पर। और दूसरा बंदा कहता है सीनियर ब्रदर, अगर आप लोग पकड़ा गए तो बर्ड पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी। दूसरा बंदा कहता है मैंने सुना है कि बे ने स्वॉर्डमैनशिप डिपार्टमेंट से एक लड़के को अपने पास लेकर उसका डिसाइपल बना लिया है और ज़रूर यही वो लड़की होनी चाहिए। वो हाथ हिलाते हुए कहता है लिटिल लेडी, तुमको दूसरों के मामलों में नाक नहीं अड़ाना चाहिए, अपने काम से काम रखो और अपने कमरे में वापस चले जाओ। सू कहती है मेरे यहाँ पर रहते हुए तुम माशरे की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते। ये सुनते ही वो आगे बढ़ता है, कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे अपने तरीके से इसे सेटल करना होगा। और हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है मेरे को ब्लेम मत करना इस चीज़ के लिए। और वो उसको टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो साइड में होते हुए अपनी लात उठाकर उसके चेहरे पे जोर की लात मार देती है। वो वहीं ढेर होकर गिर जाता है। दूसरा ब्रदर आकर उसको संभालता है, कह रहा होता है कि तुम ठीक हो। और वो उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो फिर भी कहता है उठते हुए हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैंने अपना कूल लूज़ कर दिया था थोड़ा। और फिर वो डबल जोड़ के खड़ा हो जाता है और फायर अप होते हुए कहता है ये लड़के मेरी है, तुम जाके घोड़े को संभालो। वो कहता है ठीक है। और फिर साथ ही वो अपनी फायर एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर फिर कहता है अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जो यू रहती है वो भी अपनी लात में ब्लू फ्लेम को एक्टिवेट कर लेती है और उसके पसले पे एक जोरदार किक मारते है। वो दूर लुढ़कता हुआ जाता है और कह रहा होता है नहीं ये बहुत ज़्यादा जल रहा है, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी जल रही है। सू वहीं पे खड़ी होती है कि तभी दूसरा बंदा चलते हुए उसके पास आने लगता है और कह रहा होता है यू घटिया कुतिया कहीं कि मैं अपने भाई का बदला लूँगा। कि तभी यहाँ पर जो बे रहता है ना शायद उसकी भी आँख खुल जाती है। वो उठ कर बैठता है और विंडो से बाहर देख रहा होता है और ऊपर से मारते हुए कहता है चलो जाने दो। और कुछ चुटकी बचाते हुए वो यहाँ पर बैरियर टाइप का एक्टिवेट कर देता है और वहाँ पर सू उस दूसरे बंदे को भी उड़ा देते हैं और आसपास देखती है एक अरे बिछना शुरू हो जाती है। ये देखकर वो अपनी और भी ज़्यादा पावर को रिलीज करती है और कह रही होती है ऐसा लगता है कि मेरे माशरे का तुमको बिल्कुल भी छोड़ने का इरादा नहीं है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, कह रहे होते हैं रुको तो। और फिर साथ ही उनके पास चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो अपने डिपार्टमेंट में आ जाते हैं नाक कटाकर। उनका जो एक सीनियर लीडर रहता है वो ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और कह रहा होता है क्या कहा तुमने। और वो बंदा कहता है सीनियर ब्रदर हमने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छी कोशिश की थी, लेकिन वो तलिस्मान के न्यू डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग उसे हरा ही नहीं पाए। और दूसरा बंदा कहता है सीनियर ब्रदर मैं वादा करता हूँ जब हम लोग रिकवर हो जाएंगे तो हम लोग पक्का उस घोड़े को छुड़ा लाएंगे। वो सीनियर ब्रदर उनकी तरफ 2 पिल फेंकता है जिसको खाने से लोग जल्दी से रिकवर कर जाएंगे। तो वो लोग उसका शुक्रिया कहने लगते हैं। वो सीनियर ब्रदर कहता है जाओ अच्छे से आराम करो, लगता है कि मेरे को तलिस्मान डिपार्टमेंट के साथ ये मैटर सुलझाना होगा। और भी साथ ही वो चिल्लाते हुए यहाँ पर सभी लोगों को इकट्ठा कर लेता है और कह रहा होता है बे ने हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को मारा है, इसलिए उसको एक अच्छा सबक सिखाना ही होगा। कि तभी यहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है सर रुको, अब लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, बे अभी भी एक इंस्ट्रक्टर है और अपन लोग ये थे जो वहाँ पर जाकर मुसीबत पैदा कर रहे थे, और अगर ये मामला बाहर आता है तो अपन लोगों को उल्टा पनिशमेंट मिलेगी। वो सीनियर ब्रदर कहता है तुम कह रही हो कि मैं इस मामले को ऐसे ही जाने दो, उसने हमारे यहाँ के 2 मेंबर्स को बिल्कुल सुअर की तरह पीटा है और तुम कह रहे हो कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूँ कि ये कभी हुआ ही नहीं। वो कह रहा होता है नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं है। अब जबकि उसकी डिसाइपल ने हमारे यहाँ के डिसाइपल्स को पीटा है तो उसने ऐसा करके ऑलरेडी रूल को तोड़ दिया है, तो अपन लोगों को बस स्टोरी को थोड़ा सा मोड़ तोड़ना है। और फिर साथ ही वो उसके कान में जाकर बोलता है अपन उनको बस स्टोरी को तोड़ मरोड़ कर इस तरह से पेश करना है जैसे ऐसा लगना चाहिए कि उसकी डिसाइपल थी जिसने पहले हमला करा था, और अगर इन दोनों जूनियर ब्रदर्स का मुंह बंद रहता है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी और फिर लूशन के खिलाफ हमारे पास कोई शब्द नहीं होंगे। और फिर टाइम आने पर आप लोग वही लूशन से उसका घोड़ा मांग सकते हैं, और अगर वो देने से इनकार करता है तो फिर आप लोग उसको उसके डिसाइपल को फंसाने की धमकी दे सकते हैं। ये सुनते ही वो सीनियर ब्रदर हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है तूने तो काफ़ी अच्छी बात कही, अपन बे को मजबूर कर देंगे उसके घोड़े या फिर डिसाइपल में से किसी एक को चॉइस करने के लिए। और फिर साथ ही वो जोर से हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है इन्फोर्समेंट हॉल चलो। और फिर इसके बाद हमें सीधे सुबह का सीन दिखाया जाता है। भाई उठता है सुबह सुबह अपने कमरे से बाहर निकलता है, कढ़ाइयाँ मार रहा होता है कि तभी यहाँ पर उसकी जो डिसाइपल है उसको मास्टर कहते हुए आवाज़ देती है और उसको गुड मॉर्निंग विश करती है। वे कहता है तुमको भी गुड मॉर्निंग, और हाँ क्या तुमने
किताब को पढ़ा जो मैंने तुमको कल दी थी। यह सुनते ही वो थोड़ी घबरा जाती है और कह रही होती है वो बुक, और साथ ही वो सोच रही होती है मैंने अपनी पूरी रात बिता दी उस बुक को कंप्लीट करने में, लेकिन फिर भी मैं बस उसके आधे पेजेस ही पढ़ पाई, और फिर उसके बाद मेरा स्पिरिट IQ ख़त्म हो गया, मतलब कि बुद्धि ही नहीं बची। और फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था आधे पेज तो उसमें क्या लिखा हुआ है। बेई कहता है बस मुझे बताओ कि तुमने कितना रेट करा है, अब ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें डांटना शुरू कर दूंगा। वो घबराते हुए कहती है यस मास्टर, और साथ ही वो सोच रही होती है मास्टर ने मेरे को इतनी कीमती किताब दी थी, लेकिन मैं उसको आधा समझ ही नहीं पाई। मेरे को तो खुद के ऊपर शर्म आनी चाहिए, आखिर में किस तरह की रिकार्नेशन हुएगी मॉडल की। और फिर साथ ही वो बे को बताती है कि मैं उस बुक के बस आधे पेजेस से पढ़ पाई हूँ। ये सुनते से वो चौंक जाता है और कह रहा होता है क्या कहा तुमने उस बुक के आधे पेजेस को पढ़ लिया, वो भी बस एक ही रात में? तुमने एक रात में आधे पेजेस पढ़ डाले? सू रोना शुरू कर देती है, बोलती है आई एम सॉरी मास्टर, मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया। वो कहता है अरे तुम गलत समझ रहे हो, मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ, बल्कि तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। मेरे को ये जानकर काफ़ी खुश हुई, मेरे को लग रहा था कि तुमने बस कुछ ही क्वेश्चन पढ़े होंगे। वो घबराते हुए कहती है मास्टर क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ? वो कहता है नो ऐसे कोई बात नहीं है, तुमने मेरे को काफ़ी सरप्राइज कर दिया है। और साथ ही वो सोच रहा होता है वो बुक मेरे रूनेस और सेल कैरेक्टर्स में से एक थे, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये लड़की बस आधे पेजेस पर डालेगी एक ही रात में। और फिर साथ ही वो अपने पास से टोकन निकाल के उसको देता है, कह रहा होता है तुमने काफ़ी अच्छा करा, लेकिन अब सक्सेस के लिए रहता हड़बड़ाना मत, और इस टोकन के साथ तुम लाइब्रेरी में जाकर बुकों को रीड कर सकती हो, और साथ ही तुम दूसरे मटेरियल स्क्रिप्ट्स भी ले सकती हो, और जब तुम्हारा लेवल बढ़ आएगा तो तुम और भी ज़्यादा हाई लेवल जा सकती हो, जहाँ पर तुमको और भी ज़्यादा बेटर मटेरियल स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी। सू पूछती है आखिर इस टोकन का लेवल बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा? पहला तरीका, तुमको वो टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे जो अकेडमी रिलीज करती है, और दूसरा तरीका तुमको डिसाइपल के ट्रायल में पार्टिसिपेट करना होगा। सू कहती है मैं समझ गई, आपकी एडवाइस के लिए शुक्रिया मास्टर। और साथ ही वो सोच रही होती है अगर इस टोकन को मास्टर की बुक के साथ कंपेयर किया जाए तो मैं कम से कम 10,000 सालों तक मॉडल रह चुकी हूँ, तो मेरे पास मटेरियल स्क्रिप्ट की बिल्कुल भी कमी नहीं है, और जो सीक्रेट स्क्रिप्ट मास्टर ने मेरे को दी है वो मेरे लिए काफ़ी है। और फिर तभी वो बे की तरफ देखती है और पूछती है आखिर क्या हो गया मास्टर? कि तभी बाहर से एक चिल्लाने की आवाज़ आती है किंग लुआन पेक के डिसाइपल सू, जल्दी से यहाँ नीचे आओ और अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करो। सू कहती है मास्टर ये ज़रूर वही चोर होंगे जो कि लास्ट नाइट में आए थे, और मैंने उनको संभाल लिया था, और मैंने बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करा था, इसलिए मुझे डर है कि अब थोड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। बे कहता है इस ऑल राइट, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, तुमको बस मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। चलो अब आप लोग वहाँ पर चलकर ज़रा सिचुएशन देख लें। और फिर दिखाया जाता है गेट के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए रहते हैं यार, बड़े बड़े एल्डर्स हवा में उड़ रहे होते हैं। और फिर ये दोनों तभी गेट से यहाँ पर एंटर करते हैं। एक एल्डर कहता है लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को रिपोर्ट मिली है कि सू लियू ने हमारी अकेडमी के रूल्स को इग्नोर करते हुए कुछ डिसाइपल के ऊपर हमला करा है और उन्हें चोट पहुंचाई है, तो प्लीज अकेडमी के रूल को रिस्पेक्ट करते हुए सू को हमारे हवाले कर दो। बे कहता है ये तो काफी बड़ा शो है, और वो चलते हुए थोड़ा आगे जाने लगता है। दिखाया जाता है लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का एक बंदा जोंग चैंग उसे कह रहा होता है एविडेंस एकदम क्लियर है, प्लीज मिस सू को हमारे साथ आने दो। तभी बेजन पे कुल्हाड़ी रखते हुए कहता है अभी जल्दी किस बात की है? हमें जानना चाहता हूँ कि आखिर बीस्ट टाइमिंग डिपार्टमेंट के डिसाइपल आधी रात में मेरे पिक में क्या करने के लिए भटक रहे थे? हाँ, तुम इसको कैसे हैंडल करोगे, क्या जवाब दोगे इसका? वो सीनियर ब्रदर कहता है अरे वो तो गलती से तुम्हारे पिक में पहुंच गए थे, मैंने ऑलरेडी उनको पनिशमेंट दे दी है। बे कहता है क्या गलती से? तो फिर तो मेरे डिसाइपल ने भी उनको गलती से इंजर्ड कर दिया था, मैं इस मामले को खुद हैंडल कर सकता हूँ, इस चीज़ के लिए अपन को लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर साथ ही वो लोग डबल से अंदर जाने लगते हैं। तभी वो चलाते हुए कहता है रुको, लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को पता चला है कि तुम्हारे डिसाइपल गिल्टी है, अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है। यह सुनते से भी उसकी तरफ देखता है घूर के और कह रहा होता है क्या तुम मेरे को यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहे हो? यह सुनते से वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और साथ ही हल्का सा घबरा भी जाता है, और भी वो पीछे मुड़कर उन लॉ इन्फोर्समेंट वाले लोगों से कहना शुरू कर देता है सीनियर ब्रदर क्या तुमने अभी नहीं देखा, ये यहाँ पर अपने डिसाइपल को कवर करने की कोशिश कर रहा है, प्लीज सीनियर ब्रदर इस सू को अपने साथ ले जाइए जल्दी से। उसकी बात सुनने के बाद लॉ इन्फोर्समेंट वाले से नीचे उनके सामने उतर आते हैं और कह रहे होते हैं जो भी लॉ इन्फोर्समेंट हॉल वालों से फाइट करता है उसका एंड कभी भी अच्छा नहीं होता। इंस्ट्रक्टर बेई तुमको इसके बारे में पता होना चाहिए। बेई कहता है तुम लोग तो बस कुछ ब्रेड्स हो, क्या तुमको वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को रिप्रेजेंट कर सकते हो? उनमें से एक चलाते हुए कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को बेइज्जत करने की? आज मैं तुम्हें और तुम्हारे डिसाइपल को लॉ इन्फोर्समेंट हॉल में ले जाऊंगा पनिशमेंट के लिए। और फिर साथ ही वो दोनों साथ में मिलकर उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े आते हैं पीछे, और वो
बीस्ट डिपार्टमेंट का एक सीनियर ब्रदर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है, यही लूचेन, तुमको क्या लगता है कि तुम अभी भी वही जीनियस इंस्ट्रक्टर हो जो कि 10 साल पहले हुआ करते थे? और वो दोनों लॉ एनफोर्समेंट वाले थे जिसे उनके पास ही जा रहे होते हैं, और ये देखकर वो बंदा खुश हो रहा होता है। सोच रहा होता है इस कचड़े के टुकड़े ने लॉ एनफोर्समेंट हॉल वालों के साथ पंगा लेने की कोशिश करी है। लगता है कि इसे अपनी जान की परवाह नहीं है। वे सू को आगे धकेलते हुए कहता है, इसे एक टेस्ट की तरह समझो। मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि तुमने लास्ट नाइट में पढ़कर क्या क्या सीखा है। मेरे को डिसअपॉइंट बिल्कुल भी मत करना। वो कहती है ठीक है, मैं समझ गई। तो फिर सू भी उन दोनों के सामने आ जाती है और उन्हीं की तरफ ही बढ़ रही होती है। वो दोनों जैसे ही सू के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करते हैं। सू फटाक से साइड में होते हुए एकदम से वहां से गायब हो जाती है। वो सोच रही होती है इसमें कोई रहने के बाद नहीं है कि मास्टर यहाँ पर मेरा टेस्ट ले रहे हैं, और वैसे भी ये दोनों बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। ये लोग मास्टर के टाइम के लायक नहीं। और वो दोनों सू के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन सू इजीली डॉज कर जाती है उनके अटैक से। और साथ ही उसने हवा में एक हल्की सी ड्रोन भी बना दी होती है। ये देखकर दूसरा बंदा सोच रहा होता है आखिर वो सी ली यून क्या कर रही है, क्या वो रून्स को ड्रॉ कर रही है? यहाँ तक कि एक रूनिक सिल मास्टर भी एडवांस में ऐसा चीज़ें ड्रॉइंग करके रखता है, लेकिन वो तो यहाँ पर मिडिल फाइट में ड्रॉइंग कर रही है यार। दूसरा बंदा सोचता है ऐसा लगता है कि हम लोगों को काफ़ी कम समझ रही है। तभी पीछे वाला बंदा कहता है जूनियर ब्रदर चलो उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और वो बंदा फटाक से सू के ऊपर एक स्लेज से हमला कर देता है, लेकिन सू पीछे हटते हुए बच जाती है। और वो दूसरा बंदा उछलते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। सू कहती है तुम लोग तो बहुत ज़्यादा जल्दी में हो, ऐसा लगता है कि तुम लोग नहीं चाहते कि मैं अपने ड्रॉइंग को पूरा कर लूँ। वो फटाक से उसके ऊपर एक स्लेज से अटैक कर देता है। ड्रैगन वाला स्लेज होता है, वो दिखाया जाता है। वो भी यहाँ पर अपने ड्रोन वाले मैजिक को एक्टिवेट कर लेती है जो ड्रोन उसने बनाई थी, और बोल रही होती है तुम लोग ज़्यादा खुश नहीं हो। और फिर साथ ही वो यहाँ पर एक हल्का सा गोला बना लेती है जो कि उसकी ड्रैगन वाली स्लेज को रोक रहा होता है। तभी नीचे से वो दूसरा बंदा उसके ऊपर स्लेज से अटैक कर देता है। दिखाया जाता है असल में यहाँ पर सुने अपने आसपास एक शील्ड बना ली होती है और उनके अटैक उसके शील्ड से टकराते हैं। जोर का धमाका होता है और फिर जैसे सब कुछ साफ होता है वो सोच रहा होता है कि इसने काम कर दिया, बट वो देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि सू उनके सामने एकदम सही सलामत खड़ी होती है और उसने ठंडर के 2 पंछी भी बना लिए होते हैं और वो उन पंछियों से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। दोनों को ही ज़बरदस्त झटके लगते हैं। पीछे खड़ा हुआ भाई ये सब कुछ देख रहा होता है और सोचता है ठंडर एट्रीब्यूट इसने गल में तो एक बुड का एट्रीब्यूट है, इसलिए मैं उसको ये नहीं दे सकता। ऐसा लगता है कि मुझे फिर कैसे अभी सॉफ्ट कैन में जाना होगा ताकि मैं उसके लिए एक खंडर एडर ट्राइबर मेल को ब्रेक करने वाला ऑब्जेक्ट ला सकूं। तभी उनमें से एक बंदा आवाज लगाते हुए कहता है जूनियर ब्रदर क्या तुम यहाँ पर कुछ नहीं करने वाले, हम लोग यहाँ पर बस तुम्हारे लिए ही आए थे। वो ये सुनते से घबरा जाते हैं और कह रहा होता है डैमेट आखिर ये सॉन्गलैंग मेरे नाम क्यों चिल्ला रहा है, जब ये दोनों मिलकर उसको नहीं हरा पाए तो मैं यहाँ पर अकेला क्या कर लूंगा। कि तभी यहाँ पर सो अपने रूने मैजिक से एक बंदे के ऊपर हमला करते हैं, उसके रेड सिटी उस बंदे की तरफ जाती है, लेकिन फिर अचानक से वो मिस आउट होकर उसके पास पहुंच जाती है जो कि इन दोनों को यहाँ पर लाया था। वो घुटनों पर आ जाते हैं और कह रहा होता है आखिर इस डब वुमन ने मेरे ऊपर रूने से अटैक क्यों कर दिया। दिखाया जाता है सू सोच रही होती है डैमेट में तो सॉन्गलैंग को निशाना बना रही थी, लगता है कि मेरे से मिस्र हो गया। तभी बे उसको पीछे हटने के लिए बोल देता है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है अब यह मैटर और भी ज़्यादा सीरियस हो गया है। तुमने यहाँ पर अपने डिसाइपल के क्राइम छुपाने की कोशिश की है और साथ ही तुमने लॉ एनफोर्समेंट वालों के खिलाफ फाइट भी करी है और इस चीज़ के लिए लॉ एनफोर्समेंट हॉल तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, तुमको रिग्रेट होगा इस चीज़ के लिए। भाई अपना कान खोजना शुरू कर देता है और कह रहा होता है क्या रिग्रेट, यहाँ पर तुम तीनों हो जिसको रिग्रेट होना चाहिए। वो बंदा कहता है आगे तुम कर क्या लोगे। यह सुनते से ही वे अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है कैली घुटनों पर आ जाओ, और ये जैसे वो ये बोलते हैं उन लोगों के ऊपर एक ज़बरदस्त प्रेशर पड़ता है पावर का, वो तीनों ही घुटनों पर आ जाते हैं। आसमान से बिजली कड़कना भी शुरू हो जाती है। वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। उनमें से कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर किसी रिवॉल्विंग लाइट स्टेज वाले बंदे के पास इस जैसी पावरफुल स्पिरिचुअल क्यूआई कैसे हो सकती है। अब मुझसे ये मत कहना कि तुमने खुद को ऑलरेडी रिकवर कर लिया है। बेई कहता है ये बिल्कुल भी मत भूलो ये जिगा किंग लुआन पीक है। दूसरा बंदा कहता है ये रिकवर नहीं हुआ है बल्कि ये अकेडमी के इंस्ट्रक्टर्स लिंगफेंग की क्यूआई को स्पिरिचुअल क्यूआई को उधार ले सकता है। तभी उसका टोकन चमकना शुरू कर देता है। वो कह रहा होता है एडा टू आखिर इस टाइम पर ये क्यों, और फिर तभी उसे ज़बरदस्त झटका लगता है, उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और फिर दिखाया जाता है यहाँ पर हवा में से कुछ गुजरता है ग्रीन ग्रीन कलर का। ये सीन मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आता, शायद कोई बच के भाग गया, लेकिन उनमें से एक तो यहीं पे पड़ा हुआ रहता है। वो कहता है तुम यहाँ पर घुटनों के बल ही बैठे रहोगे जब तक कि ब्रदर यू पर्सनली आकर मुझसे बात नहीं कर लेते। और फिर इसके बाद हमें सीधे रात का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा कह रहा होता है मैंने सुना है कि तुम लोग मेरा काफ़ी घंटे से इंतजार कर रहे हो, आखिर मामला क्या है। और फिर वो बंदा उसको सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है। उसके बाद सुनकर वो कह रहा होता है तो जियांग शेन अभी भी वहाँ पर घुटने टिका के बैठा हुआ है। वो कहता है हाँ, और ये बंदा बीस्ट टाइमिंग डिपार्टमेंट का वाइस इंस्ट्रक्टर है चैंगकुन। चैन उन दोनों से कहता है तुम दोनों अपने लॉ एनफोर्समेंट हॉल में वापस ले जाओ, मैं इसको पर्सनली संभाल लूंगा। वो लोग वापस जाने लगते हैं और उनमें से एक सोच रहा होता है
भले ही बेई लूशन के पास किंग लुआन पे का सपोर्ट है, लेकिन वो डेफिनेटली इस जैसे लिविंग एपरेचर स्टेज का अपोनेंट तो नहीं हो सकता। शेख एक बंदे को आवाज देते हुए कहता है, है तुम मेरे साथ कल चलना क्यों लुआन पेक पर, कल रात को चलेंगे अपन और अपने मास्टर को वापस ले आना। वो कहता है ठीक है मास्टर। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन की भी शाम हो चुकी रहती है शायद। बेई कह रहा होता है पूरा दिन गुजर गया, एक सिंगल पर्सन भी वेस्ट टाइमिंग डिपार्टमेंट से यहाँ पर नहीं आया। और फिर वो खाना खत्म करके दरवाज़ा खोल के बाहर आ जाता है जहाँ पर सू प्रैक्टिस कर रही होती है। वो फटाक से उसके ऊपर लकड़ियों से अटैक कर देता है, लेकिन सू फटाक से अपने हाथ पर मारती हुई उन लकड़ियों को तोड़ डालती है और साथ ही अपना ड्राइंग बनाना भी कंटिन्यू रखती है। ये देखते से ही जो बे रहता है वो उसकी तारीफें करना शुरू कर देता है, नॉट बैड। और ये सुनकर सू भी काफ़ी खुश हो जाती है। वो उससे कहता है मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगर बेस्ट टाइमिंग डिपार्टमेंट से यहाँ पर कोई आ जाता है तो इस सेल का यूज़ कर लेना। सू कहती है आप चिंता मत करो मास्टर, मैं यहाँ पर कभी भी किसी को भी कोई मुसीबत खड़ी नहीं करने दूंगी। वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, संभाल लेना तुम यहाँ पर। वो कहते हैं मास्टर अच्छे से ट्रेवल कर आइएगा। और फिर हमें बताया जाता है एबिस ऑफ कैनवू एक ऐसी जगह है जहाँ पर डीमंस रहते हैं। तुम उसकी जितनी ज़्यादा डीपर में जाओगे ना तुम्हें उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन रेस देखने को मिलेगी। और उसके डीपेस्ट पार्ट में 12 एलिस्टेयर डीमंस रहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। दिखाया जाता है यहाँ पर बेई एक छोटे के ऊपर लैंड करता है और सोच रहा होता है सू के करंट लेवल के हिसाब से मेरे को नहीं लगता है कि वो किसी नेस्टेयर डीमन का मटेरियल इस्तेमाल कर पाएगी। इसलिए मैं बस पास में ही जाकर लाइट एट्रीब्यूट वाले डीमन किंग को ढूंढूंगा और उससे कुछ चीज़ों की डिमांड करूंगा। कि तभी उसकी नज़र यहाँ पर भाग रही एक लड़की के ऊपर पड़ जाती है। वो उसको देख के सोच रहा होता है अरे ये क्या अकेडमी के फीमेल डिसाइपल्स में से एक नहीं है। दिखाया जाता है उसके ऊपर कुछ लोग अटैक कर देते हैं। यहाँ पर जोर का धमाका होता है। सू देख रहा होता है सब कुछ ऊपर से और फिर साथ ही वो यहाँ पर अपना एक तालिस्मान एक्टिवेट करता है और गायब सा हो जाता है, शायद अपने ऊपर इस्तेमाल करता है। और कह रहा होता है चलो पहले चल कर देखते हैं क्या चल रहा है वहाँ पर। और फिर हमें दिखाया जाता है उस लड़के ने अपने आसपास एक शील्ड बना ली होती है जिससे वो उस अटैक से बच गई होती है, लेकिन अब उसकी शील्ड भी टूट जाती है उस अटैक की वजह से। और उसके सामने वही बंदा खड़ा हुआ रहता है जिसने अटैक करा था और वो बोल रहा होता है बिल्कुल भी मत भागो, अब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा थोड़ा खेल लोगी तो तुम्हारा कुछ हो जाएगा। वो लड़की कहती है सपनों में ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बंदा कहता है फॉर आर्ट डिपार्टमेंट अकेडमी के पास फीमेल पेट है, अच्छी लड़की बनो और मुझे अच्छे से सर्विस दो, फिर शायद मैं तुमको छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। वो लड़की ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है मैं तुमको अपने आप को बिल्कुल भी टच नहीं करने दूंगी, भले मैं यून यहाँ पर मरी क्यों ना जाऊँ। और वो बंदा फटाक से आगे बढ़कर उसको सर से पकड़ कर लेता है ज़ोर से और यहाँ पर उसकी पावर सील हो जाती है। वो कह रही होती है मेरी स्पिरिचुअल पावर क्या ये सील हो गई। वो उसके गाल पकड़ने लगता है और कह रहा होता है तुम्हारा चेहरा तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है और शायद तुम्हारी दूसरी जगह भी इससे भी ज़्यादा स्मूथ होगी। यहाँ पर यूनरू सोच रही होती है लगता है कि मेरी किस्मत आज इस इवल पर्सन के हाथों ही एंड होगी, आज मेरे सीनियर सिस्टर ने मेरे लिए। कि तभी यहाँ पर भी आ जाता है जो कि इनविजिबल है और बोल रहा होता है जल्दी से डैंग झोंग पॉइंट को ऊपर हिट करो। जैसे वो बोलता है उस लड़की की बॉडी अपने आप मूव करती है और वो उसके चेस्ट के बीचों बीच अपनी दो उंगलियों से वार कर देती है। वो बंदा कह रहा होता है आखिर ये क्या हो गया, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। कि तभी वो अचानक से पीछे की तरफ फेंक जाता है और एक बड़े से पेड़ के साथ जाकर टकरा जाता है। उसके आगे का पूरा मांस फट गया होता है। ये देखकर वो लड़की भी एकदम हैरान हो जाती है और वो दूसरा बंदा चिल्लाते चिल्लाते हुए आता है बॉस क्या हो गया। यून वहीं हवा में झोंकते हुए बे को शुक्रिया करने लगती है, कह रही होती है तुम्हारी हेल्प के लिए शुक्रिया सीनियर। वो तो बस हवा में यहाँ वहाँ बो कर रही है कि इन सारे स्टूडेंट को सीनियर सिस्टर ने ट्रेंड कराई। यूनसो तो काफ़ी क्लमजी है। वो दूसरा बंदा काफ़ी गुस्सा हो जाता है, कह रहा होता है कुत्ते तेरे को इसकी लेखी मत चुकानी पड़ेगी। वो लड़की कहती है अगर तेरे में गट्स है तो तू यहाँ पर आ, जबकि वो मनी मन सोच रही होती है डैमेज मेरे पास बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची है। और वो बंदा जोर से चिल्लाते हुए कहता है नाटक करना बंद करो, मैं जानता हूँ तुम्हारी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो लड़की घबराते हुए कहती है सीनियर अब मुझे क्या करना चाहिए। बे कहता है एक कदम लेफ्ट के साइड पे बढ़ाओ और उसके कैंडी एक्यू पॉइंट के ऊपर हिट करो। वो वैसे करने की कोशिश करती है लेकिन वो बंदा बच जाता है और कह रहा होता है तुमको क्या लगता है कि तुम मुझे हिट कर सकती हो, अब तुम मरोगी। और साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है और बहुत ही करीब पहुंच जाता है। कि तभी यहाँ पर बे चुटकी बच जाता है और वो जंजीरों में बन जाता है। बे उसे आवाज देते हुए कहता है आगे बढ़ो और इसे मार दो। वो फटाक से पीछे मुड़ती है और आजू बाजू देखना शुरू कर देती है और बोलती है सीनियर मेरी सीनियर सिस्टर ठिकाने के बारे में ये बंदा जानता है, मैं एक बार इसे पूछ लूँ कि वो कहाँ पर है और फिर इससे निपटते हैं। और वो बंदा कहता है पूछने का कोई मतलब नहीं है, उस कुतिया ने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद को ही अपनी ही क्यूआई से उड़ा दिया था और वो वहाँ से भाग गई थी। लेकिन अब जबकि उसकी क्यूआई से डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो वो यहाँ शेंगू अबिस के इंसेक्ट्स के लिए खाना बन जाएगी। और वो बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो, सीनियर सिस्टर इस तरह के पर्सन नहीं है कि तुम जैसे लोगों से हार मान जाए। वो कह रहा होता है मुझे मार दो अगर तुम्हारे अंदर इतने गट्स हैं। और फिर देखते हैं कि फॉर्मलेस बाउंड्री सेक्टर तुमको छोड़ता है कि नहीं। वो लड़की कहती है कि तुम फॉर्मलेस
बाउंड्री सेक्टर से हो कि तभी यहाँ पर बे खुद को रिबेल करता है और उसको देते हुए आवाज़ कह रहा होता है, यू बास्टर्ड कमीने कहेंगे। या वह सुनते से वो पीछे घूम के देखती है। बे बोलता है, आखिर नॉर्थर रिमेल का फॉर्मलेस बाउंड्री सेक्टर तुमको यहाँ पर क्यों भेजेगा। और वो बंदा उसको देखकर चौंक जाता है और कह रहा होता है, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए। बे कहता है, हो क्या मैं इतना ज़्यादा फेमस हूँ। और वो बंदा कहता है, तुम तो बस एक लाइट स्टेज के कचड़ा थे, ये एकदम इम्पॉसिबल है। वो लड़की भी उसको देखकर काफी चौंक जाती है और बोल रही होती है, क्या इसी पर्सन ने मेरे सीक्रेटली हेल्प करी है। ये तो बे ये जैसे पूरी एकेडमी वाले कचड़ा समझते हैं। बे कहता है, मुझे तुम्हारे साथ गेम खेलने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो जल्दी से मेरे को बता दो। वो डायरेक्टली मना कर देता है, कहता है मैं नहीं बताऊंगा। बे कहता है, तो ठीक है फिर मर जाओ। और वो उसकी पूरी बॉडी को ब्लास्ट कर देता है। वो लड़की बे के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है, एल्डर भैया आपने तो उसको मार डाला, अब मैं अपने सीनियर सिस्टर को कैसे ढूंढूंगी। बे कह रहा होता है, मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझता हूँ, जरा शांत तो हो जाओ, मैं जानता हूँ कि आप लोग उसको कैसे ढूंढ सकते हैं। और फिर साथ ही वो यहाँ पर एक फायर का पंछी बना लेता है और उससे पूछा होता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी सीनियर सिस्टर की कोई चीज़ है। वो उसका रुमाल निकाल कर उस पंछी को दे देती है। फिर वो पंछी हवा में उड़ा देता है भाई, और वो पंछी निकल जाता है उसको सीनियर सिस्टर को ढूंढने। और फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, और वो किसी जगह पर पहुंच जाता है और वो जगह थोड़ी खाई जैसी होती है जिसके नीचे उसकी सीनियर सिस्टर पड़ी हुई रहती है। और वो सोच रही होती है, आखिर किसने सोचा था कि उन बास्टर्ड से बचने के बाद मैं यहाँ नीचे गिर जाऊंगी, और अब तो मेरी की वही सी भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और ये जगह लगभग 20 फीट गहरी है, लगता है कि मेरी कब्र यहीं पर बनेगी। और वो ऊपर की तरफ हाथ करते हुए सोच रही होती है, मुझे हैरानी है क्या यून रून सेफ हो गई। कि तभी वो उसकी जूनियर सिस्टर उसको आवाज़ करने देने लगती है सीनियर सिस्टर कहते हुए। वो उसकी आवाज़ सुन लेती है। वो पूछ रही होती है, सीनियर सिस्टर क्या तुम नीचे हो। तो वो भी आगे से रिप्लाई करते हुए कहती है, यून रोई क्या ये तुम हो। ये सुनते से यून खुश हो जाती है और बोलती है, एल्डर बे लगता है कि सीनियर सिस्टर वाकई में वहाँ नीचे है। बे कहता है, हाँ लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड भी है। वो कहने लगती है, मैं अभी नीचे जाकर उसको लेकर आती हूँ। बे उसको रोक देता है, कह रहा होता है, जल्दबाजी मत करो, मैं करता हूँ ये। और फिर साथ ही वो यहाँ पर एक स्पेल कास्ट करने लगता है जिसको देखकर वो काफ़ी चौंक जाती है और कह रही होती है, एल्डर बे के पास इस तरह का तलिस्मान भी है। दिखाया जाता है जैसे वो स्पेल कास्ट करता है, नीचे कुछ ब्लू ब्लू कलर की बोले से आती हैं जो बुलबुले में बदल जाती हैं और फिर वो उसको उठाते हुए ऊपर की तरफ ले जाना शुरू कर देती हैं और वो उसे बाहर ले आती हैं उस खाई से। अपने सीनियर सिस्टर को देखकर वो खुशी के मारे उछल पड़ती है और जाकर उसे चिपक जाती है। उसकी सीनियर सिस्टर बोलती है, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। और फिर वो दोनों ही साथ में बे को शुक्रिया अदा करते हैं। बे अपने पास से एक बॉल निकाल लेता है और कह रहा होता है, लो पहले अपने जख्मों को हिल कर लो। उस पिल को देखकर वो लड़कियां बहुत ज़्यादा चौंक जाती हैं और ये पिल बे को उसी बंदे ने दी है जिसने उसके साथ शर्त लगाई थी कि तुम्हें कोई भी क्या कहते हैं डिसाइपल नहीं मिलेगा। उस एल्डर से उसको ये पिल मिली है। दिखाया जाता है वो इस पिल को देखकर पहचान जाती हैं, बोल रही होती है, यार ये तो 5 एलिमेंट्स कल्टिवेटिंग युआन पिल है। सीनियर सिस्टर कहने लगती है, एल्डर बे ये तो सीनियर सिस्टर बनने लगती है, एल्डर बे ये तो अकेडमी के पिल डिपार्टमेंट का एक बहुत ही ज़्यादा कीमती ट्रेजर है, आखिर मैं इतनी कीमती चीज़ कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। बे कहता है, अभी इन सारी बातों का टाइम नहीं है, क्या ये पिल तुम्हारी जान से ज़्यादा कीमती है, और इसके अलावा ये तो मेरे को किसी ने बस ऐसे ही फ्री में दे दी थी, तो इसलिए बस रख लो। लेकिन सीनियर अभी भी हेजिटेट कर रही होती है उसे लेने में, तो उसकी जूनियर सिस्टर फटाक से वे से वो बोल ले लेती है और कह रही होती है, तुम्हारा शुक्र है एल्डर भाई, और वो उसके हाथ में थमा देती है और फिर साथ ही वो उसको खुद ही खिलाने में शुरू कर देती है। कह रही होती है, सीनियर सिस्टर इसे खा लो, और उसे खिला देती है। वो और पूछ रही होती है, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और कह रही होती है, वाकई में ये तो ट्रेजर कहलाने के लायक है, इसको खाते से मेरी इंजरी जो पैर में हुई थी वो इंस्टेंटली ठीक हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर भाई, तुम्हारी इस काइंडनेस को मैं याद रखूंगी और डेफिनेटली फ्यूचर में पे करूंगी तुमको मैं किसी दिन। भाई कहता है, ये फेवर रिटर्न करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी जितनी स्ट्रेंथ है उसके साथ तुम लोगों को तो यहाँ पर होनी नहीं चाहिए था। आखिर तुम दोनों यहाँ कैम्बू अभी इसमें कर क्या रही हो, क्यों आई हो। ये सुनते से वो दोनों लड़कियाँ एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देती हैं और फिर इसके बाद हमें सूखा सिन दिखाया जाता है जो कि किताब बंद करके रख देती है और अंगड़ाई मारते हुए कहती है, फाइनली मैंने इसके पेजेस को पढ़ लिया, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं ब्रेक थ्रू करने वाली हूँ, इसलिए अब मेरे को नेक्स्ट कल्टिवेशन करने के लिए जाना चाहिए। और फिर तभी वो उस क्रिस्टल की तरफ देखती है और उसे सेंस भी हो जाता है कि जैसे यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं, तो वही तलिस्मान लेकर वो आगे की तरफ चल पड़ती है और कह रही होती है, लगता है कि कोई यहाँ पर मुसीबत पैदा करने के लिए आ चुका है, जो कि मास्टर बाहर हैं तो मुझे संभालना होगा। और वो बंदा बाहर आ चुका रहता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कह रहा होता है, भाई तुम्हारे डिसाइपल ने अकेडमी के रूल्स को तोड़ा है और साथ ही उसने लॉ एनफोर्समेंट वालों के ऊपर हमला करने की भी कोशिश की है। मैं चैंको हूँ, बीस्ट टाइमिंग डिपार्टमेंट का वाइस प्रोफेसर, जल्दी से यहाँ पर आओ और अपनी पनिशमेंट को रिसीव करो। और फिर इसके बाद अपन को डबल से बे का सीन दिखाया जाता है जो कि दोनों लड़कियों को डांट रहा होता है इस जैसे खतरनाक जगह पर आने के लिए। सीनियर सिस्टर कहती है, ये सारी मेरी गलती है, मैं मास्टर के इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर करने के लिए एक मटेरियल ढूंढ रही थी, थोड़ी लालची हो गई थी और यहाँ पर आ गई और फिर ये सब कुछ हो गया। बेई सोचता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वो लड़की बताती है, असल में मैं एक 9th ग्रेड आइस सिल्क वर्म के पीछे पड़ गई थी और मेरे हिसाब से जो बाउंड्री सेक्टर वाले लोग थे ना, वो भी उसी का पीछा कर रहे थे। बेई कहते हैं, नहीं ये वो लोग
नहीं होंगे, वो बस एक 9th ग्रेड के ग्रेट डीमन के लिए नॉर्थर्न रिमेल से साउथर्न रिमेल में क्यों ही आएंगे। और वो सोच रहा होता है कि ऐसा हो सकता है कि इस लड़के ने गलत समझ लिया हो, वो आइस सिल्क वार्म कोई ग्रेट डीमन नहीं था बल्कि एक स्पिरिट डीमन था। यहाँ तक कि एक ऐसा डीमन किंग भी था जिसने ह्यूमन फॉर्म को कल्टीवेट कर लिया था। तभी जूनियर सिस्टर बोलती है, एल्डर बे क्या तुम भी आइस सिल्क वर्म को पकड़ना चाहते हो? बे कहता है हाँ, आइस सिल्क वर्म एक एक्सट्रीमली रेयर डिमोनिक बीस्ट है जिसके पास वाटर और लाइटनिंग दोनों के ही एट्रीब्यूट्स हैं और मेरे डिसाइपल अभी ब्रेक थ्रू करने वाली है तो उसको लाइटनिंग एट्रीब्यूट की ज़रूरत होगी और इस चीज़ के लिए आइस सिल्क वर्म सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब ये कहता है चलो चलता हूँ, मेरे को सूरज के डूबने से पहले जल्दी से वापस जाना है। जूनियर सिस्टर बोलने लगती है, एल्डर बे आप अपने डिसाइपल को कितनी अच्छी तरह से ट्रीट करते हो। सीनियर सिस्टर और मेरे को तो वाकई में जलन हो रही है। तभी उसकी सीनियर सिस्टर उसके सिर पे मारती है और कह रही होती है बकवास बंद करो, हमारी मास्टर भी अपन को अच्छे से ट्रीट करती है। और फिर इसके बाद अपन को डबल से पिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेस्ट टेमेंट डिपार्टमेंट से कोई आ गया होता है और वो कह रहा होता है बेरी लूचन जल्दी से बाहर आओ। तो दरवाज़ा ओपन होता है और अपने सू बाहर आते हैं और हाथ जोड़ते हुए कहती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरे मास्टर थोड़ी देर के लिए बाहर गए हुए हैं। सीनियर आप मुझे बता दीजिए कि क्या बोलना है, मैं बाद में मास्टर को बता दूंगी। वो कहता है अपने घुटने टेको। सू बोलती है मैंने कुछ भी गलत नहीं करा तो आखिर में अपने घुटने क्यों टेकूं? वो एल्डर बोलता है जब तुम एक एल्डर को देखती हो तो क्या तुमको अपने घुटने नहीं टेकने चाहिए? क्या उसे कचड़े बे लूचन ने तुमको इतना भी नहीं सिखाया? यह अकेडमी का रूल है। सू कहती है मैं माफ़ी चाहती हूँ लेकिन मैंने इस तरह के रूल के बारे में कभी भी नहीं सुना और मेरे मास्टर को तगड़ा और मेरे मास्टर को एक कचड़ा नहीं है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ बात कीजिए सीनियर। और वो गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक वाइज इंस्ट्रक्टर को इस तरह से जवाब दो, अपने घुटने टेको। और वो एनर्जी से बने हाथ से उसके ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर जोर का धमाका होता है, उसके हाथ का निशान जमीन पे लग जाता है लेकिन सू अपनी जगह से नहीं हिलती। सू कहती है मैंने कुछ भी गलत नहीं करा, तुम्हें घुटने नहीं टेकने वाली। और वो बंदा कहता है वेरी वेल, लगता है कि तुम्हें थोड़ा डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा, देखते हैं कि तुम कब तक खड़ी रहती हो। और वो उसके ऊपर बहुत सारे एनर्जी से बने हाथ से हमला करता है और कह रहा होता है अपने घुटने टेक दे, लेकिन वो काफ़ी देखकर हैरान हो जाता है। सू अपनी जगह से नहीं हिलती, वो वहीं के वहीं खड़ी हुई रहती है, तस्ते मस नहीं होती, हालांकि वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होती है और वो उसी की तरफ ही देख रही होती है घूर के। अब ये देखकर वो मास्टर भी थोड़ा घबरा जाते हैं, उसे भी थोड़ा अजीब फील होने लगता है और घुटने न टेकने के लिए उसने वाकई में अपने ही एरिया को पूरा चला दिया। लगता है कि ये फीमेल डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और अगर ये खबर बाहर फैल जाती है तो बेस्ट टाइमिंग डिपार्टमेंट वाकई में अपनी इज्जत खो देगा। ऐसे डिसाइपल को अब हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। वो अपने स्टूडेंट से कहता है ये नहीं, जाओ और उसको मार डालो। वो कहता है ठीक है मास्टर, पर क्या ये वाकई में ठीक होगा? उसका मास्टर गुस्सा हो जाता है, कह रहा होता है क्या तुम अपने मास्टर की बात मानने से इनकार कर रहे हो? अगर तुम्हें मारने के लिए कहा जाता है तो बस मार दो। और वो हाथ जोड़ते हुए कहता है इस डिसाइपल की इतनी हिम्मत नहीं मास्टर, बात सिर्फ इतनी है कि मुझे नहीं लगता कि इस जूनियर सिस्टर ने ऐसा कुछ करा है जिसके लिए वाकई में मौत के लिए वर्दी है, इसलिए पहले मैं उससे बात करूंगा। अगर जूनियर सिस्टर ये मान लेती है कि वो गलत कर रही थी तो फिर आप लोग उसकी जान बख्शने के बारे में सोच सकते हैं। सू कहती है आखिर कौन जानता था कि तुम जैसा एक फेलियर मास्टर इस तरह का डिसाइपल प्रोड्यूस करेगा जो तुमसे ज़्यादा इंसानियत रखता है। उसका डिसाइपल नीचे की तरफ आने लगता है। सो मन ही मन सोच रही होती है मैंने वो कह दिया जो मैं कहना चाहती थी और अगर मैं आज नहीं मरती तो मैं डेफिनेटली ये मेक श्योर करूँगी कि ये फ्यूचर में इसकी ज़रूर कीमत चुकाए। और वो बंदा कहता है जूनियर सिस्टर मेरे मास्टर एक ऐसे पर्सन है जिनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, इसलिए अगर तुम यहाँ पर घुटना टेक देती हो और ये मान लेती हो कि तुम गलत कर रही थी तो ये मैटर यहीं पर एंड हो जाएगा। और वैसे भी बस अपने प्राइड की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालना कोई समझदारी की बात नहीं। सू कहती है मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हुआंग साउथर के सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल सेक्टर वालों ने तुम्हारे गुरु के तौर पर इस जैसे एक स्कम को चुना है। और वो बंदा कहता है जूनियर सिस्टर आकर तुम खुद को क्यों मुसीबत में डलवाना चाहती हो? सू कहती है बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारे मास्टर मेरे को मारना चाहते हैं तो बस मेरे को मार डालो, मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुम लोगों से दया के लिए भीख कभी भी नहीं मांगने वाली। और वो बंदा कहता है मैं अपने मास्टर के ऑर्डर को डिसोबे नहीं कर सकता, इसलिए मुझे माफ़ करना। और वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है और वो बंदा सू के ऊपर अटैक कर ही देता है कि तब यहाँ पर बीच में वो घोड़ा आ जाता है और उस बंदे को एक ज़ोरदार टक्कर मारता है जिससे वो सामने जा घुसता है और उसकी हालत एकदम बेकार हो जाती है। घोड़े को देखकर सू भी काफ़ी हैरान हो जाती है और इस घोड़े का नाम शायद जियाओ है। ये देखकर वो एल्डर सोचता है अब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वो जियांग शेन इसके साथ इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है, ये एक स्पिरिट डीमन है। और वो घोड़ा भी अपने पाँव रिलीज करते हुए जोर से गुर्राता है और सू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और वो एल्डर रस्से बनाते हुए कहता है अगर तुमने खुद को नहीं दिखाया होता तो मैं तुम्हारे बारे में सोचता तक नहीं, लेकिन अब जबकि तुम कूद के इस मैटर में खुद ही घुस चुके हो तो अब मेरे को ब्लेम मत करना। और साथ ही वो उस रस्से को उस घोड़े के गले में
फेंक के बांध देता है और फिर वो उस रस्सी को खींचना शुरू कर देता है। तो जो भी उसकी तरफ भगते भगते आ जाता है, छलांग मार देता है उसकी तरफ। लेकिन तभी वो एल्डर अपने हाथ में पंच लोड करते हुए उसके बिल्कुल सेंटर में एक जोर का पंच मारता है और उसका कोर भी वहीं पर होता है, जो कि शटर हो जाता है। और सू ये देखती है, उसका घोड़ा बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाता है और ठीक उसके साइड में आकर गिरता है और उसकी हालत पूरी मरने जैसी हो जाती है। ये देखकर सू बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर साथ ही ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है, ओल्ड मैन, बेटर होगा कि तू आज मुझे मार डाल। अगर आज मैं सर्वाइव कर गई तो डेफिनेटली तेरे को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो मास्टर भी फटाक से नीचे आकर उसके ठीक सामने खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है, फाइन, अगर तुम ये चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरे किए देता हूँ। पर तभी सू तेज से उसकी तरफ आगे बढ़ती है और कह रही होती है, ये डिस्टेंस एकदम सही है, इस डिस्टेंस से मेरा मून फेरी विल डेफिनेटली उसको हिट हो जाएगा। इस मूव के लिए मैंने अपने रिमेल को पूरी तरह से बंद कर दिया है ताकि मैं इसी मूव के साथ इस बंदे को एक ही बार में टेक डाउन कर सकूं। और साथ ही वो उसके ऊपर अपना अटैक करते हुए पार हो जाती है। पर हमें दिखाया जाता है उसको बस हल्के से खरोच आई रहती है और वो सोच रहा होता है, थैंक गॉड मैं इसके लिए तैयार था। और अपने गले को ठीक करते हुए कहता है, अगर मैं अपने साथ वो ट्रेजर नहीं लाया होता तो आज तो मैं पक्का मारा जाता। दिखाया जाता है जिस ट्रेजर ने उसकी रक्षा की वो भी टूटना शुरू हो जाता है और वो सोच रहा होता है, इस लड़के ने उन दोनों कूड़ेदानों को अकेले हरा दिया था और उसके पास अभी भी कुछ तरकीबें बाकी थी। इस लड़के को तो पक्का रास्ते से हटाना ही होगा। सू बहुत ज़्यादा थक जाती है क्योंकि उसकी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई होती है। तभी वो बंदा अपनी रस्सी फेंक कर सू को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचता है और फटाक से उसको गले से पकड़ लेता है और दबाना शुरू कर देता है। सू कहती है, मेरे मास्टर तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। वो एल्डर कहता है, मैंने तो बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें और तुम्हारे मास्टर को साथ में मारूंगा और वैसे भी मेरी नज़र में तुम्हारा मास्टर एक कचड़ा ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तभी वो घोड़ा जिया उठ के खड़ा हो जाता है और कांपते हुए सू की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी वो घुटनों पर आ जाता है और खून की उल्टियाँ करना शुरू कर देता है। सू चिल्लाते हुए कहती है, जियाओ वो यहाँ पर मत आओ, यहाँ से दूर भाग जाओ। और वो मास्टर कहता है, पहले मैं इसे मार डालो फिर मैं तुम्हें पकड़ूंगा और अच्छे से सिखाऊंगा। तभी यहाँ पर सू को याद आता है उसके मास्टर ने उसको एक तलिस्मान देते हुए कहा था, अगर कोई बेशक टाइमिंग डिपार्टमेंट से आकर यहाँ पर मुसीबत खड़ी करता है तो इसका इस्तेमाल करना। तो सू फटाक से उस तलिस्मान को निकाल कर उस एल्डर के हाथ पे चिपका देती है। वो कह रहा होता है वैसे क्या ही होगा कि तभी वो तलिस्मान चमकना शुरू कर देता है और फिर साथ ही यहाँ पर पूरे में ब्लू फ्लेम हो जाती है और फिर यहाँ पर ब्लू फ्लेम का एक छोटा सा चूसा बन जाता है जो कि उसको एक जोर की लात मारता है और फिर साथ ही वो सू को उठा के अच्छे से नीचे रख देता है और गुस्से से चू चू करते हुए मास्टर की तरफ देख रहा होता है। वो मास्टर कहता है ये कितना ज़्यादा रेडिकुलस है कि तभी वो चूजा पलक झपकते से ही उसके पीछे आ जाता है और फटाक से चोंच से उसे खा जाता है, अपने अंदर ही निकल लेता है और फिर एक बम की तरह फट जाता है। बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर जब सब कुछ साफ होता है तो हमें दिखाया जाता है उसके हाथ का ट्रेजर पूरी तरह से टूट गया होता है और उसकी हालत भी काफ़ी बेकार हो जाती है। उसका डिसाइपल अपना हाथ पकड़ते हुए आता है लंगड़ाते हुए और बोलता है, मास्टर क्या आप ठीक हो? उसका मास्टर धनाशाही होकर नीचे पड़ा हुआ रहता है। वो खिसलते हुए अपने मास्टर के पास पहुंच जाता है और उसको उठाने लगता है और कह रहा होता है, मास्टर चलो वापस चलते हैं, अब आप भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए हो। वो चिल्लाते हुए कहता है, साइलेंस, उस लड़की ने मेरे प्रोटेक्टिव ट्रेजर को बर्बाद कर दिया है तो आखिर मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ? जल्दी से मुझे 5 एलिमेंट की पिल दो। और फिर दिखाया जाता है वो उस पिल को खाता है और डबल से पावर अप हो जाता है और कह रहा होता है, मैं ये विश्वास करने से इनकार करता हूँ कि मेरे जैसा एक इंस्ट्रक्टर इस लड़की को सबक नहीं सिखा पाया। सू यू तुम्हें अब मरना होगा। और साथ ही वो उसके ऊपर तेज से आगे बढ़ के अटैक कर देता है। सू भी डर के मारे आंखें बंद कर लेती है और कह रही होती है, लगता है कि ये मेरा एंड है। और फिर तभी वो अपनी आँख खोलकर देखती है और सोच रही होती है आखिर उसने अभी तक अटैक क्यों नहीं करा। और फिर तभी वो देखती है उसके सामने उसका मास्टर खड़ा होता है। बेई ने यहाँ पर अपनी पावर को यूज़ करते हुए एक क्लोन जैसा कुछ बना लिया होता है जो कि उस मास्टर के हाथ को पकड़ लेता है। वो मास्टर काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है, तो ये तुम हो? असली वाला बेईसू के पास होता है और उसको हिल करना शुरू कर देता है। वो कहती है, मास्टर। वो उसे कहता है, तुम्हें भी बिल्कुल भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम अभी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो, संभालो खुद को। बेई कहता है, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने मेरे डिसाइपल को बुली करने की हिम्मत की है। और साथ ही वो अपने मैजिक से इशारा करते हुए उस क्लोन के जरिए उसका सिर बहुत ज़ोर से दबवाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या बेस्ट टाइमिंग डिपार्टमेंट के वाइस इंस्ट्रक्टर में ज़रा से भी मॉरल्स नहीं बचे हैं? हाँ। और फिर साथ ही उसको जो क्लोन रहता है वो उसको बहुत ज़ोर से इन पर दे मारता है जिससे उसकी पूरी शक्ल बेकार हो जाती है, पूरा खूना खान हो जाता है, उसके दांत भी टूट जाते हैं। और वो सोच रहा होता है
मैं लिविंग है पर्शर स्टेज का एक बंदा हूँ और पूरी अकेडमी के इंस्ट्रक्टर में मेरी रैंक 5 है, तो फिर आखिर में जैसे कचड़ों के हाथों से क्यों हार रहा हूँ, क्यों पिट रहा हूँ मैं यहाँ पर। उसका शेडो उसमें पंचेस देना शुरू कर देता है, मारते ही जाते है, उसकी हालत बेकार कर देता है। उसका डिसेबल भी बस खड़े खड़े देख ही रहा होता है और फिर साथ ही वो चिल्लाते हुए कहता है, मार्शल अंकल बे प्लीज रुकिए ना, अब और मत मारिए उनको, मर जाएंगे नहीं तो वो। बे यहाँ पर एक गोल्डन बेल को समन कर लेता है और उस डिसेबल को उसके अंदर ट्रैप कर देता है जिससे वो बीच में उंगली ना कर पाए। और बे का शेडो उस मास्टर का मार मार के भोरता बना रहा होता है और वो मास्टर सोचता है आखिर ये मेरे को मारते हुए हिल क्यों कर रहा है, ये मेरी बहुत ही गंदी बेइज्जती है। वो फिर से अपना पावर पंच लोड करता है और फिर किसे एक जोर का पंच उस मास्टर में दे मारता है और फिर दिखाया जाता है बे का शेडो उस मास्टर को घसीटते हुए उसके डिसाइपल के पास ले आता है और कह रहा होता है तुम दोनों को ली कुआन के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, अगर ये उसके लिए नहीं होता तो तुम दोनों डेफिनेटली अब तक यहाँ पर मर चुके होते। और वो उसके मास्टर को उसके ऊपर ही फेंक देता है और कह रहा होता है अपने मास्टर को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। उसका मास्टर उससे फिर कैसे पिल मांगना शुरू कर देता है। वो उसको पिल देते हुए कहता है मास्टर आराम से खाओ, एक बार जब आप इसे फिनिश कर लोगे तो आप लोग यहाँ से निकल जाएंगे। पर जैसे ही उसका मास्टर रिकवर होता है वो कह रहा होता है क्या यहाँ से चले जाएंगे, क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है, उस बंदे ने मेरे को बस ऑफ गार्ड पकड़ लिया था इसलिए वो बस मेरे को मार पाया, अभी तुम्हारे मास्टर ने अपने असली कैपेबिलिटीज तो दिखाया ही नहीं है, जल्दी से मुझे अपनी स्टोरेज ड्रिंक दो। सू कह रही होती है आई एम सॉरी मास्टर, मैं किंग लुआन पीक को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, यहाँ तक कि जॉब वो भी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गया मेरे को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में। वही कहता है इन सब में तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं है, तुमने ऑलरेडी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी और अब मैं एक कदम आगे जाकर तुम्हारे हार्ट के मेरिडियन को ठीक करने वाला हूँ, इसमें थोड़ा दर्द होगा इसलिए थोड़ा सह लेना। वो कहती है ठीक है मास्टर। वो बूढ़ा फिरके से उठ के खड़ा हो जाता है और अपने डिसाइपल से कह रहा होता है नहीं अब जरा अच्छे से देखना। वो अपने स्टोरेज ड्रिंक से एक मॉइस्चर को बाहर निकाल लेता है और उसने न्यू कपड़े निकाल कर भी पहन लिए होते हैं और वो चलाते हुए कह रहा होता है ये तुम्हारे मास्टर का कंप्लीट फॉर्म है, अब जरा देखो ये एक 8 ग्रेड का स्पिरिट डीमन है, मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गार्डियन बीस्ट, चलो देखते हैं क्या तुम इसका सामना कैसे कर पाते हो। तभी बे की पोटली चमकना शुरू हो जाती है, उसकी पोटली के अंदर कोई होता है जो कि घूर के उस मॉइस्चर की तरफ देखता है, जैसे उस मॉइस्चर की बिल्कुल फट जाती है, उसके पंख तक उड़े आते हैं और वो दुम दबा के रोते हुए वहां से भाग जाता है। ये देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है और कह रहा होता है ओए यहाँ पर वापस आ कहाँ जा रहा है। तभी यहाँ पर वो दोनों लड़कियां भी आ जाती हैं। सीनियर कह रही होती है आखिर यहाँ पर क्या हो गया। तभी जूनियर बे को आवाज देते हुए बोलती है सीनियर हम यहाँ पर हैं। बे कह रहा होता है तुम लोग तो एकदम टाइम पर आए हो, प्लीज यहाँ पर आकर मेरे लियो को संभाल लो। बे कहता है कई सालों तक मैंने किंग लुआन पे को ना छोड़ने की कोशिश की और तुम लोगों ने इसके बदले में क्या करा, इस पे को मेरे से छीनने की कोशिश की और यहाँ तक क्या तुमने मेरे डिसाइपल को भी जान से मारने की कोशिश की है। और वो यहाँ पर एक खतरनाक तालिस्मान को एक्टिवेट कर देता है जिसको देखकर वो एडर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि अगर वो उसमें फंसा तो मारा जाएगा। तो वो जान बचाने के लिए वहाँ से फटाक से उड़ के जाने लगता है, कह रहा होता है मेरे को यहाँ से निकलना होगा, मैं बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता। कि तभी बे का शेडो उसके पास पहुँच जाता है रफ्तार के साथ और उसमें एक जोर का मुक्का मारकर उसे वहीं नीचे गिरा देता है। वो नीचे जमीन में जा घुसता है। बे उसके सामने खड़ा होता है और वो एडर कहता है अपन सभी लोग अकेडमी के इंस्ट्रक्टर हैं और अगर तुम मेरे खिलाफ इस ब्लड रिपोर्शनिंग तलिस्मान का यूज करोगे तो तुमको डिवाइन रिट्रीब्यूशन से सफर करना पड़ेगा। बे कहता है क्या डिवाइन रिट्रीब्यूशन, असल में तो मैं तुम्हारा यहाँ पर डिवाइन रिट्रीब्यूशन हूँ। और वो उस तालिस्मान को उसकी तरफ भेज देता है। उस तालिस्मान से कुछ अजीब सी चीजें निकलती हैं रेड से जो उसको पकड़कर अपने अंदर खींचना शुरू कर देती हैं। वो चिल्ला रहा होता है नहीं मेरे पास मत आओ। और फिर इसके बाद हमें थोड़ा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब सू ने तालिस्मान को एक्टिवेट करा था तो यहाँ पर बे को नोटिफिकेशन आ जाता है, एक छोटी सी चुड़िया बनती है और उसे बताते और वो उसको बताते हैं चिट करते हुए कि लियो मुसीबत में है। तो ये सुनते हुए वो बहुत तेजी के साथ अपने पी की तरफ वापस आना शुरू कर देता है। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। उस बंदे का डिसाइपल देख रहा होता है कि उसका मास्टर तो पूरा गायब हो चुका रहता है, उस रेडर जिसने उसको पूरा निगल लिया होता है। तभी बे छुटकी बचा आता है तो वो पीछे हटता है तो बस उसके कपड़े ये रह गए होते हैं उसके मास्टर के। ये देखकर वो दोनों सिस्टर भी काफ़ी घबरा जाती है। बड़ी वाली सोच रही होती है इसके तो बस कपड़े ही रह गए, ये ब्लड तालिस्मान तो वाकई में काफ़ी खतरनाक है। वो डिसाइपल छुकर वहीं रोना शुरू कर देता है अपने मास्टर के लिए। बे कहता है मैं ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था लेकिन वही तो जो बाबर चौचक के आगे आ रहा था उसने ये सब करने के लिए मुझे फोर्स करा। वो कहता है मास्टर अंकल बे अपने हाथ में पावर एक्टिवेट करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो भी घबराते हुए चुपचाप वैसे ही बैठा रहता है और फिर तभी जो बे रहता है वो उसके बाल काट देता है और वो कह रहा होता है मैं किसी को भी बिना फालतू में नहीं मानना चाहता, ये तुम्हारे लिए एक लेसन की तरह होगा, फ्यूचर में एक अच्छा मास्टर ढूंढना अपने लिए और याद रखना कम से कम वो एक इंसान जैसा हो, ठीक है। और आज रात तो जो कुछ भी हुआ मैं नहीं चाहता कि इसके बारे में किसी को भी पता चले, तो भूलना मत इस बात को। वो झुकते हुए कहता है आपको बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर अंकल, ये डिसाइपल अच्छे से समझ
समझ गया है। दिखाया जाता है वो दोनों सिस्टर देख रही होती हैं, वो जाकर सू से अच्छे से बातें करना शुरू कर देता है और कह रही होती है ज़रा रुको तो। और फिर सीनियर सिस्टर और जूनियर सिस्टर दोनों ही उसको आवाज़ दे के बाय बाय करने लगते हैं और आज का शुक्रिया बोल रहे होते हैं जो कुछ भी आज उसने उनके लिए करा। वही कहता है ऑल राइट, आगे से तुम लोग अच्छे से ख्याल रखना अपना, और जब तुम वापस लौटो तो सीनियर सिस्टर को मेरा हेलो बोलना। सो मनी में सोच रही होती है कि वो वाकई में बार बार तो नहीं आएंगे। तभी बेई चुटकी बजाते हुए कहता है मेरे को चेंज करने के लिए एक नए कपड़े की ज़रूरत है। और फिर तभी बेई को ऐसा एहसास होता है जैसे कि कोई चीज़ उसको देख रही है। वो पीछे मुड़ कर देखता है उस चीज़ की तरफ, वो कुछ अजीब सी चीज़ होती है पर बेई उसे डिस्ट्रॉय कर देता है यहाँ पर शायद। सो पूछती है मास्टर क्या आसमान में कुछ था? बेई कहते हैं कुछ भी नहीं, और वो सोच रहा होता है जैसा कि एक्सपेक्टेड था, कोई किंग लुआन पे के ऊपर नज़र गड़ाए हुए है। और फिर हमें उसी बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि नज़र रखा हुआ था। वो यहाँ पर रोना शुरू कर देता है और कह रहा होता है वो श्रापित बेइल्यूजन उसने मेरे भतीजे को मारने के लिए आखिर इस तरह की खतरनाक डंडे का इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे की? अब जबकि वो अपने डिसाइपल को इतना ज़्यादा चाहता है तो तुम तो जानते ही हो इस साल के या ट्रायल एग्जामिनेशन में क्या करना है। वो बंदा कहता है ठीक है मैं समझ गया, आप एकदम निश्चित हो जाइए सुप्रीम एल्डर, हमारे लॉ एनफोर्समेंट हॉल ने ऑलरेडी एग्रीमेंट्स बना लिए हैं और ये लॉ एनफोर्समेंट का एल्डर टू वैंग शेन है। और फिर इसके बाद अपन को डबल से बे का सीन दिखाया जाता है। वो सूट से कहता है अरे हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, और वो यहाँ पर उसे सिल्क वाले कीड़े को समन कर लेता है, वही स्किल वॉर्म आईसी वाला जिसको ये पकड़ कर लाया है सूप के लिए। वो साइज़ में बहुत ही बड़ी होती है। मैं तो ओरिजिनली तुम्हारे लिए एक टूटा हुआ मिरर फाइबर लाना चाहता था, लेकिन तभी मेरी मुलाकात इसके साथ हो गई तो मैं भी इसको अपने साथ ही ले आया। सोच रही होती है ये तो एक आइस सिल्क वॉर्म है, ये क्लियरिटी मन कहेंगे, और इसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि इसकी स्ट्रेंथ को एक रिकमिंग स्टेज वाले कल्टीवेटर के साथ कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन आखिर ये मास्टर की बात इतनी आसानी से कैसे मान रही है? ये तो मास्टर के प्रति बहुत ही आज्ञाकारी लग रही है, ज़रा देखो तो। वो उसके ऊपर हाथ फेर रहा होता है और उसे भी मज़ा आ रहा होता है। वो उससे कहता है इस आइस सिल्क वर्म के पास डुअल एट्रीब्यूट है लाइटनिंग और वाटर का, तो ये तुम ऐसा देता हूँ फिक्स बैठेगी आगे से फ्यूचर में, ये तुमको असिस्ट करेगी तुम्हारी कल्टिवेशन के लिए। मेरी लास्ट लाइफ में मैं एक मॉडल थी पर मेरे लिए भी इस तरह के एक डीमन किंग को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा काम था, लेकिन यहाँ पर मास्टर ने इतने इसलिए इसको मेरे को दे दिया। और फिर साथ ही वो जाकर मास्टर से चिपक जाती है और कह रही होती है आपको बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। वो भी उसके सिर के ऊपर हाथ फेरना शुरू कर देता है और कह रहा होता है अभी एक बहुत ही बड़ा वाला टेस्ट आने वाला है, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुमको अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करना होगा। वो कहते हैं आप चिंता मत करो मास्टर, मैं डेफिनेटली आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। वही कहता है तुमको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब टेस्ट का टाइम आएगा तो तुमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और तुम इस आइस सिल्क वर्म को भी अपने साथ ले जा सकती हो। वो कहती है लेकिन क्या ये चीटिंग नहीं होगी? वे कहता है अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इस आइस सिल्क वर्म के लेवल को इतना सरप्रेस कर दूंगा कि तुम उसको आसानी से अपने साथ ले जा पाओगी। उसको सोच रही होती है अगर मास्टर ऐसा करते हैं तो क्या उसको खुशी होगी? वो कह रहा होता है ठीक है मैं तुम्हारा लेवल सरप्रेस करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा दर्द हो सकता है तो सह लेना। और फिर वो उसको सरप्रेस करना स्टार्ट करता है। वो अपने पास एक ककून टाइप का बना लेती है और सू ये सब देखकर एकदम हैरान हो रही होती है। वो एकदम गोल आकार का ककून टाइप का कुछ बन जाता है। वे कहता है हो गया काम। और फिर तभी उस ककून से एक लड़की बाहर आती है उसको तोड़ते हुए, जिसको देखकर सू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है मैं डीमन किंग मी मैंगो, और वो सू को क्रिएट करती है और कहती है प्लीज मेरे को जाओ मैंग बुलाना। सू कह रही होती है वाओ ये कितना ज्यादा क्यूट है यार, और एक्साइटेड होकर उसको हसरत से देखना शुरू कर देती है और बोल रही होती है मेरे को तो लगता था कि डीमंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ईवल टाइप के देखते हैं, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं इस जैसे क्यूट डीमन ट्रांसफॉर्मेशन को देख रही हूँ, तुम वाकई में बहुत क्यूट हो। और वो उसका कान सिलाना शुरू कर देती है। जाओ मिंग बोलती है लेडी सू तुमने अभी अभी इस सेक्टर को ज्वाइन करा है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम पहले ही दूसरे पावरफुल डीमन किंग से मिल चुकी हो। सू सोचती है हो नो लगता है कि मैं स्लिप हो गई और उसके प्राइवेट लाइफ में डीमन किंग को जिस तरह के हुआ करते थे दिखाया जाता है। वो बात को संभालते हुए कहती है अरे वो तो मैंने डीमन किंग पहले किताबों में देखा हुआ है। ये सुनते से वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, और फिर वो फटाक से बे की तरफ देखती है मुड़ के और कह रहा होता है और सोच रही होती है किस्मत अच्छी है मास्टर ने नोटिस नहीं करा। और वो अपने सिस्टम में कुछ कर रहा होता है और कह रहा होता है ये तो अजीब है आखिर एनालाइज क्यों नहीं हो पा रहा है। और फिर साथ ही वो अपने सिस्टम विंडो को गायब करता है और उन दोनों लड़कियों के पास आ जाता है और कह रहा होता है हमें यू का ब्रेक थ्रू तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ जाओ मैंग। वो भी कहती है ब्रदर लूशन तुम चिंता मत करो, ये जाओ मैंग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी और अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है तो तुमको जाकर अपने कमरे में आराम करना चाहिए। गुड नाइट ब्रदर लूशन। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वो अपने घोड़े को खाना दे रहा होता है
और साथ ही सोच रहा होता है। ऐसा लगता है कि यूजी का अनुमान एकदम सही था, यही वो जेड का टुकड़ा है जिसकी जॉमिंग एकदम शक्ति के साथ रक्षा कर रही है और यही फॉर्मलेस बाउंड्री सेक्टर का असली गोल है। लेकिन इस जेड को तो सिस्टम तक एनालाइज नहीं कर पा रहा है, आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है कि तभी उसका सिस्टम पॉपअप हो जाता है और बोल रहा होता है होस्ट एक रैंडम टास्क ट्रिगर्ड हो गया है। अगर तुम अपने डिसाइपल को 5 दिनों के अंदर ब्रेक थ्रू करवा देते हो और वो ट्रायल एग्जाम में टॉप कर जाती है तो तुमको रिवॉर्ड मिलेगा, 1 स्टार मार्शल आर्ट गिफ्ट पैक और दूसरा होता है 2 स्टार मार्शल आर्ट एंड टाइम गिफ्ट पैक और तीसरा एक मिस्ट्री प्राइज होता है। और उसमें ये भी बताया जाता है अगर होस्ट इस टास्क को पूरा करने में नाकामयाब रहते हैं तो उनके स्पिरिचुअल QI 30% से रिड्यूस कर दी जाएगी। बेई कह रहा होता है ये वाकई में कितना अजीब है, अब तुमने भी मेरे को टास्क दे दिया, मेरे को लग रहा था कि तुम तो बस एक वुड चॉपर काउंटर हो, कहीं तुम में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई ना। ये सुनते से उसका सिस्टम नाराज होने लगता है और उसको ठोकर मारते हुए कह रहा होता है होस्ट प्लीज जल्दी से इस टास्क को एक्सेप्ट कर लो। वो कह रहा होता है ठीक है यार मैं कर लेता हूँ, लेकिन ये जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं ये काफ़ी यूजलेस हैं, इसलिए चलो मैं इसको ल्यूई को दे दूंगा, सू को दे दूंगा। और वैसे भी आइस स्किल फर्म की हेल्प की मदद से वो बहुत जल्दी ही ब्रेक थ्रू कर लेगी आराम से। और साथ ही वो अपने कमरे में जाने लगता है और फिर इसके बाद अपन को सीधे 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो लुबई रहता है ना वो कुछ ग्रिल कर रहा होता है और यहाँ पर जो उनका ट्रायल था वो शुरू हो चुका रहता है, तो कुछ लोग आ रहे होते हैं, उनको भी उसके रोस्ट की स्मेल आना शुरू हो जाती है। वो लोग कह रहे होते हैं वो कितने स्मेल अच्छी आ रही है यार। दिखाया जाता है उनके साथ जो एल्डर रहते हैं वो ये देखकर गुस्सा हो रहा होता है और वहाँ बे स्टाइल से अपने तंदूरी में मसाला डाल रहा होता है। वो एल्डर चलाते हुए कहता है बे लुचन आगे तुम यहाँ पर ये क्या बकवास कर रहे हो। बे कहता है अरे इंस्ट्रक्टर जैन क्या आप भी इस रोस्ट वाइल्ड गेम में इंटरेस्टेड हो। और फिर यहाँ से हमें शायद थोड़ा पहले का सीन दिखाया जाता है जो बे लकड़ी काट रहा होता है, तो एक अजीब सा पंच उसके पास आ जाता है और कह रहा होता है काइंड सर क्या आप हमारे लॉर्ड और सेवर के वचन सुनना चाहोगे। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। वो उसी सीन को याद कर रहा होता है। मैं इसको एक गेम बोल रहा हूँ लेकिन ऑनेस्टली मेरे को नहीं पता कि आखिर वो अजीब सा पंछी कौन था जो कि पेपर आया था और शायद बे ने उसके कबाब बना लिया है। और दिखाया जाता है वो एल्डर जंग चलाते हुए कह रहा होता है ये हमारी अकेडमी का विनर से ट्रायल एग्जाम होगा यहाँ पर और तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो। हाँ, और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है वो क्योंकि सभी स्टूडेंट्स अच्छी खुशबू से भेग रहे होते हैं। जांग कहता है मैं तो बस यहाँ पर फूड को रोस्ट कर रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता है कि ऐसे ट्रायल में कुछ इफेक्ट होने वाला है। तो वो जो एल्डर रहता है वो अपने स्टूडेंट को ऊपर ही चलाना शुरू कर देता है वापस जाओ और लाइन बनाओ, और गुस्से के साथ जांग को देख रहा होता है और कह रहा होता है तुम जैसा कोई इंस्ट्रक्टर के टाइटल को फिट नहीं करता। जांग कहता है हाँ मैं जानता हूँ। दिखाया जाता है 2 लोग आपस में फुसफुसा रहे होते हैं यहाँ पर, तभी उनमें से एक तीसरे बंदे की नज़र हमारी सू के ऊपर पड़े आती है और उस बंदे को हमारी सू बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। वो सोच रहा होता है तो ये है सू, इसका टैलेंट इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन अफसोस के बाद इसने एक क्रिपल का डिसाइपल बनने का फैसला किया है और ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से फेंग जू है। वो सू को आवाज़ देता है, कह रहा होता है गुड मॉर्निंग जूनियर सिस्टर, मैं फेंग जू हूँ एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से। और वो सोच रहा होता है अब जरा देखो मैं इस लड़के का दिल कैसे जीता हूँ, लेकिन सू तो उसे पूरा इग्नोर करके ऊपर की तरफ भग देती है। वो चलाते रह जाता है अरे जूनियर सिस्टर सू, लेकिन वो इसको इग्नोर करके अपने मास्टर के पास जाके चिपक जाती है और उससे वो खाना लेने की कोशिश कर रही होती है जो वो रोस्ट कर रहा होता है। वो उसको रोकने लगता है, कह रहा होता है क्या तुम्हें देखने रहा मैं बिजी हूँ। वो लाइट खाते हुए कह रही होती है मास्टर मेरे को भी थोड़ा दो ना, और आप इस बार ये क्या पका रहे हो, मेरे को भी थोड़ा चाहिए। वो साफ मना कर देता है, कह रहा होता है मैं भी नहीं जानता कि इसके अंदर कितनी स्पिरिचुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी है और तुम इसको हैंडल कर पाओगे कि या नहीं। जबकि उस पीछे खड़े बंदे का पॉपआउट हो चुका रहता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, कह रहा होता है यू एरोगेंट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे एक हैंडसम जीनियस को इग्नोर करने की। कि तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है इस तरह से बिहेव मत करो बस एक औरत की वजह से, याद रखो जल्दी तो वो लोग हैं जो कि कमज़ोर और इनकेपेबल होते हैं। और ये बंदा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का हेड इंस्ट्रक्टर है यू वेक्सियान। वो उसको देखकर भेदे चौंक जाता है और कह रहा होता है अरे हेड इंस्ट्रक्टर आप। तभी एक बंदा आवाज़ देते हुए कहता है जरा देखो तो 4 आर्ट डिपार्टमेंट वाले भी आ रहे हैं। दिखाया जाता है सारे लड़के उछल उछल के उन लड़कियों को देखने में लगे हुए रहते हैं और इन दोनों लड़कियों के साथ इस बार इनके मास्टर भी होती है 4 आर्ट डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्टर मून जुआनसी। दिखाया जाता है वो हेड इंस्ट्रक्टर मास्टर मून के पास पहुंच जाते हैं और कह रहा होता है जूनियर सिस्टर यून क्या कोइंसिडेंस है, लेकिन तभी वो उसको इग्नोर करते हुए फटाक से बे के पास पहुंच जाती है और कह रही होती है जूनियर ब्रदर बे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे डिसाइपल्स की जान बचाई थी ना। और उस लड़की को देखकर उसको फटाक से अपने मास्टर से जाकर चिपक जाती है। बे हंसते हुए कह रहा होता है सीनियर सिस्टर मून आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। और फिर साथ ही वो उसका से इंट्रोडक्शन कराता है, ये तुम्हारी आर्ट मास्टर है मून 4 आर्ट डिपार्टमेंट से, इनको हेलो बोलो। तो सू उनको हेलो बोलते है, वो भी आगे से उनको हेलो बोलते है और सू मनी मन गुस्सा हो रही होती है और कह रही होती है अब आखिर यहाँ पर एक और क्यों आ गई। और इस बार वो हेड इंस्ट्रक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जलन के मारे और उस बंदे का कंधा दबाना शुरू कर देता है। वो कह रहा होता है आउच
मास्टर लग रही है। आप ही तो अभी अभी बोल रहे थे कि जेलिसी तो वो लोग करते हैं जो कि कमज़ोर और इनकेपेबल होते हैं। वो कहता है मैं बिल्कुल भी जेलिस नहीं हो रहा हूँ, ज़रा अच्छे से देखो मेरी तरफ। तभी यहाँ पर एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है साइलेंस, सब चुप हो जाओ, एवरीवन ज़रा यहाँ पर ध्यान दो। और ये अनाउंसर होता है टास्क एडिटर, और वो बताता है कि इस बार का ट्रायल एग्ज़ाम सीक्रेट रिमेल में लिया जाएगा। और अब मैं रूल्स को अनाउंस कर रहा हूँ। इस ट्रायल की टाइम लिमिट 2 दिन होने वाली है, और तुम्हारी रैंकिंग तुम्हारे द्वारा कलेक्ट किए हुए पॉइंट के हिसाब से तय होगी। और इसके अलावा तुम वहाँ पर खजाना ढूंढ सकते हो, डीमंस को मार सकते हो, और साथ ही एक दूसरे के टोकन भी चुरा सकते हो पॉइंट अर्न करने के लिए। लेकिन अगर दादाजी की नज़र किसी ऐसे डिसाइबल के ऊपर पड़ती है जो कि जानबूझ के दूसरे डिसाइबलों की जान को खतरे में डाल रहे हैं, उनको बस जानलेवा हमला कर रहा है, तो उसे तुरंत ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और साथ ही उसे सज़ा का भी सामना करना पड़ेगा। बस इतना ही। और अब ये ट्रायल ऑफिशियली शुरू होता है। यहाँ पर एक दरवाज़ा टाइप का खुल जाता है। यहाँ पर वो जीनियस इंस्ट्रक्टर एग्जामिनेशन वाला अपने सारे डिसाइपल्स को आगे भेज देता है, और फिर यहाँ पर हमें सू को दिखाया जाता है जो कि कहती है मास्टर ठीक है मैं जा रही हूँ। उसका मास्टर कहता है ओके, अपना ख्याल रखना। लेकिन जैसे सू दूर होती है तभी जो मून रहती है वो वही से चिपक जाती है, और ये देखकर सू मन ही मन कह रही होती है मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं हो रहा। मैंने सुना है कि तुमको अपने इस एकलौते डिसाइपल को एक्सेप्ट करे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्या तुमको उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है? यही कहता है यू न सिर्फ टैलेंटेड है बल्कि हार्ड वर्किंग भी है, और वो यहाँ के किसी भी डिसाइपल से कमज़ोर नहीं है, और इससे भी ज़्यादा वो मेरे डिसाइपल है। और बस गाइस आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आप इस पार्ट के ऊपर 1000 लाइक और 100 कमेंट का अहम पूरा करवा देते हो तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड या नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।